मैं 4 साल वहाँ रही हूँ, मेरा मोबाइल एक दफ़ा भी स्नैच चले नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। रखा हुआ था अच्छा फोन मैंने या अच्छा हुआ, बटनों वाला हाँ, ही? बिल्कुल अच्छा फ़ोन रखा हुआ था। जो बच्चियाँ हैं हाँ, उनको बस ठीक है जी, डिग्री करा दो, खत्म। अच्छा, वो या डिग्री क्यों कराई जा रही, ताकि अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा रिश्ता आ तो जाए। ये बताइएगा कि दुनिया में जो बैंकिंग हो रही है और जो पाकिस्तान में बैंकिंग हो रही है, उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है आपको? बहुत डिफरेंस है। मैंने ट्रैवल किया और मैंने ये डिफरेंस तब फील किया। यहाँ तो बच्चे का 5 साल का टोटल करियर है हाँ, और 10 कंपनी साथ अटैच है। बिल्कुल। तो ये बच्चे समझते नहीं है इस चीज़ को कि जितनी ये आपकी हाँ, सीवी के ऊपर कम कंपनीज कम लिखी होंगी और कंपनी, टेन्योर ज़्यादा होगा, उतनी हाँ, वेटेज ज़्यादा उतनी होती है वेटेज आपके। ज़्यादा होती है। 2 करोड़ रुपए लगाया हाँ, आउटलेट पे, उसको ब्रांड में कन्वर्ट किया, बिल्कुल, बिल्कुल। वही 15-16 सूट उठा के लगे 5,000 पे। हाँ, पे कॉस्ट क्या- कटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। हमारे यहाँ कॉस्ट कटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना, यही बातें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आ जाती हैं चीज़ों में। 70% बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे ताकि लोगों को दूर से जो है ना वो 70 अप टू जो होगा ना Up to वो एनक के साथ भी नजर नहीं आता। हाँ, नहीं आता, ठीक है। लोग ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छा यार इस ब्रांड ने 60% लगा दिया है, इस ब्रांड ने 70% लगा दिया, चलो भी चलो। कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको करने वाले आप खुद हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ बनाएं। आई गॉट 10 मिलियन। वो यूं देखने लगे सारे, कहते भाई ये पूरी रो जो बैठी है 8 लोगों की, किसी के 10 मिलियन नहीं है, हाँ, ठीक है। कहते इससे और आपको ज्यादा क्या चाहिए आपको। ब्रांड का कॉन्सेप्ट आ गया पाकिस्तान में, रिटेल का कॉन्सेप्ट आ गया, बट हम अभी भी बाहर के रिटेल के कॉन्सेप्ट से, पाकिस्तान में रिटेल के कॉन्सेप्ट से बहुत पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है, इनकी मेन एक्सपर्टीज़ है सेल्स, मार्केटिंग और रिटेल के अंदर। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया, इंटरवुड के साथ भी काम किया, बुनेंजा के साथ भी काम किया और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ काम किया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब फातिमा इस्लाम साहबा की। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुनीर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। नो वरीज, प्लेजर्स ऑल माइन। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि आप बीइंग अ फीमेल एक रिटेल डोमेन के अंदर किस तरह से? अच्छा, अगर तो मैं आपको अपने स्टार्ट ऑफ माय करियर की बात करूं तो आई स्टार्टेड विद बैंकिंग सेक्टर। अच्छा। हाँ। अच्छा फातिमा, मैं आपकी इनिशियल एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा और कहाँ पे आप पैदा हुई और आपका प्रोफेशनल करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ? मुनीर, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ लाहौर से। ठीक है। मेरी पूरी फैमिली लाहौर की है और पैदा भी मैं लाहौर में हुई। सही। और उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडीज़ भी लाहौर के अंदर ही की हैं। वेरी गुड। मेरा मास्टर्स भी लाहौर से था और मैंने किया MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। और थ्रू आउट पूरा मेरा जितना भी टेन्योर है वो सारा लाहौर का ही है। सही। और आई एम बेसिकली प्योर लाहौरियन। सही। तो उसके अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा फातिमा, लाहौरी जो लड़के हैं ना, हाँ, उनमें तो वो डे वाला है, हाँ जी, यार्ड की हाल जी है। जी जी जी। तो ये फीमेल में मैंने आज तक सुना नहीं है कि लाहौरी लड़की कोई हो और वो लड़की वो, और हाँ, लड़की वाला जो हो डे वाला सेक्शन। हाँ। तो है आपका कोई फैमिली में ये सीन? नहीं, ऐसा नहीं है वैसे, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी भी। जी। मैंने जितना जब मैं जॉब स्टार्ट की अपनी, तो उस टाइम में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ सर्कल में लोग थे, वो मुझे इस तरीके से बोलते थे। लेकिन मेरा एक्सेंट जब देखते थे तो वो कहते थे कि नहीं, तुम्हारा बिल्कुल रे और डे वाला वो नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़, तो ये तोहफा लाहौरी लड़कों को ही मिला है। हाँ, ये तोहफा सिर्फ लाहौरी लड़कों के लिए है। लेकिन हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्स जब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सही भी अच्छा, कर मैंने एक लेते हैं। चीज़ बल्कि ऑब्जर्व की अभी इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो है ना, बट इवन लड़कों का भी एक्सेंट चेंज हुआ है, स्पेशली ये जो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का टच आया ना, फ्लेवर। एग्जैक्टली, वही मैं आपको कहना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा एजुकेट करता है लोगों को, और फिर लोग जब वो देखते हैं कि अपने आप को चेंज करना चाहिए, ये चीज़ें सोसाइटी में नहीं अच्छी लगती हैं, लोग इसका एट टाइम बाद में मजाक भी उड़ाते हैं। वरना ऑनेस्टली पहले तो अंदरून लाहौर का लड़का मुंह खोलता था, पता चला चुप कर जा। अच्छा, इसमें बड़ा मज़ा आया कि मैंने जब अपना ये स्टार्ट किया जॉब का करियर, अपना प्रोफेशनल अगर मैं बात करूँ, तो आई स्टार्टेड विद बैंकिंग। अच्छा। हाँ, तो मतलब बेसिकली आई एम अ कॉर्पोरेट बैंकर। ओके। मैं 9 years ऑफ बैंकिंग मैंने की हुई है। वेरी नाइस। तो जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट की और मैं मूव की कराची, मेरी जॉब स्विच हुई, उन्होंने मुझे प्रमोट किया और वो उन्होंने मुझे कराची भेज दिया। तो कराची जाते वक्त ना मैं थोड़ा सा डर भी इसी वजह से रही थी कि
कराची के लोग बहुत हाँ डिफरेंट हैं बिल्कुल ऐसे और ही है, हम लाहौरी जो है वो थोड़ा सा कैजुअल। कैजुअल से हैं, चीज़ों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में, काम भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएंगी, बस यहाँ पे ये चीज़ चलती है। बट कराची के जो लोग हैं वो दे आर मोर प्रोफेशनल। ऐसा ही है। तो मैं जब वहाँ पे गई और जब लोगों से मैं मिलती थी, बात करती थी, तो वो सारे ये कहते थे कि तुम वाकई लाहौर की हो। मैंने कहा अच्छा। हाँ मैं लाहौर से ही हूँ, क्यों क्या हुआ है? नहीं वो लाहौरी जो होते हैं ना वो रे बड़ा बोलते हैं और वो इस तरीके से स्ट्रेच बड़ा करते हैं वर्ड्स को और ये सब चीज़ें। लेकिन मेरा क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा विद कॉर्पोरेट साइड, तो सही। वो एक ग्रूमिंग और वो सारी चीज़ें वो बड़ा डिफरेंट वे में चली मेरी। सही। तो इट वाज अ गुड जर्नी। फिर मैंने कितना अर्सा रही कराची में आप? मैं रही 4 साल। अच्छा, हाँ जी। यू स्पेंड गुड टाइम इन कराची। या वेरी गुड। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब मैं कराची गई थी उस टाइम पे बड़ा एक पीक था, आपको पता है कराची में कि चोरियाँ हो जाती स्ट्रीट हैं, क्राइम स्ट्रीट का, हाँ क्राइम्स जी। होता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है, टारगेट किलिंग ये वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल वहाँ रही हूँ, मेरा मोबाइल एक दफ़ा भी स्नैच चले नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। रखा हुआ था अच्छा फ़ोन मैंने या अच्छा हुआ, बटनों वाला हाँ ही? बिल्कुल अच्छा फ़ोन रखा हुआ था। सही। हाँ। ओवरऑल देखिए कराची का जो इन्वायरमेंट है ना, मैं समझता हूँ कि वो बहुत डिफरेंट है बहुत। कंपेयर टू बाकी पंजाब की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ। और वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म काफ़ी बहुत इम्प्रूव ज़्यादा, है। बहुत हमारे ज़्यादा। यहाँ तो बस वो चीज़ों को जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सीन है और बिल्कुल। लेट बैक एटीट्यूड हो जाएगा, हाँ, कर हो लेंगे। जाएगा, कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ना, जब मैं आपको मज़े की एक बात बताती हूँ कि लाहौर में जब हमारी मीटिंग्स अलाइन होती थी ना अपने क्लाइंट्स के साथ, तो हम लोगों का टाइम होता था 10 बजे मीटिंग का टाइम है। अच्छा, अब हम जाते थे 9:30 पे, हमारी कोशिश होती थी कि हम पहुँच जाएँ पहुँच जाए। क्लाइंट के ऑफ़िस, लेकिन मीटिंग स्टार्ट ही 11 साढ़े 11 होती थी। ऐसे ही है। क्यों जी? अच्छा आएँ, चाय पिएँ, अच्छा नाश्ते के लिए ये सब चीज़ें, लाहौरियों का हाँ, एक ऐसा ही अपना एक है। ट्रेंड है कि मेहमान नवाज़ी। हाँ, मेहमान नवाज़ी बहुत है। तो कराची में मेरे माइंड में क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बना हुआ था कि जी आराम से जाएँगे तो चल जाएगा, और लाहौर में हमारी एक दिन में एक ही मीटिंग होती थी। सही। बट कराची जब मैं गई तो मेरी एक पहली मीटिंग अलाइन हुई 11, तो मेरे बॉस वाज लाइक कि फातिमा जल्दी जल्दी हमें पहुंचना है 11 से पहले वहाँ पे। मैंने कहा सर हो जाएगी। नहीं आपको नहीं पता ये वो सब चीज़ें। अच्छा, फिर हम लोग गए। आप बिलीव करें क्लाइंट हमसे आधा घंटा पहले वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा। और उन्होंने फ़ौरन से मीटिंग की है, विद इन 15-20 मिनट्स में हम लोगों ने मीटिंग की है, वाइंड अप किया है। उसके बाद हम वहाँ से निकले, नेक्स्ट मीटिंग किया है। वहाँ पे हमने एक दिन में 3-3 मीटिंग्स की हुई हैं। कराची पे काफ़ी बात हुई मेरी डिफरेंट पॉडकास्ट में। बड़ा दिल दुखता है कराची के लिए ना कि हाँ। वो ऐसी जगह है जहाँ से पूरा पाकिस्तान आपका चल रहा है। चल रहा है, और उसका एग्जैक्टली। अच्छा, हम चाहें या ना चाहें, कराची वाले समझते हैं कि पंजाब वाले ना उनसे मोहब्बत नहीं करते। हम चाहें या ना चाहें, हाँ। हमारे पास नफरत का चांस ही नहीं है भाई। नहीं है। क्योंकि पोर्ट आपके पास है, बिल्कुल। बड़ा शहर आप हैं, हाँ। कॉर्पोरेट सेक्टर सारा वहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो इस वजह से उस शहर का फ्लरिश करना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फ्लरिश करना है। पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पूरी कंट्री को चला रहा है कराची। Exactly. आपका हब है, तो उस चीज़ को आप जब देखते हैं ना इस तरीके से ज़ाया होते, ख़राब होते, तो आपका दिल अपना बहुत दुखता है कि बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप एक चीज़ को ख़राब देख रहे हैं, सही भी करना चाह रहे हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं। और तो कुछ वो इसमें ना चीज़ें थोड़ा सा वेरी अनफॉर्चुनेट उससे मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना दोष देना चाहूँगा कराची की अपनी आवाम को भी। हाँ, देखिए बिल्कुल। 2-2.5 करोड़ आवाम है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बहुत नंबर बड़ा है। नंबर है। दुनिया हाँ, में मेरा ख्याल है 100 प्लस ऐसी हाँ, कंट्रीज है जिनकी टोटल आबादी इतनी नहीं बिल्कुल है। ऐसा है। लेकिन वो एक शख्स के हाथों मफलूज होकर रहेगी पूरी बिल्कुल। 2 करोड़ पूरा, की आवाम। पूरा, हाँ। तो अभी भी तो वाइप आउट हुआ है ना वो सारा कुछ। बिल्कुल, अभी भी अब हुआ। दूसरों ने उनके ऊपर टेक ओवर करना शुरू कर दिया। वही बिल्कुल। स्टोरी जो 40 साल पहले रिपीट हुई थी, हाँ, अब वो दोबारा रिपीट वही होना दोबारा शुरू हो गई है। रिपीट हो रही है, रेपिटिशन चल रही है। ऐसे ही है, वहाँ के लोग खुद भी इस चीज़ को ना करना नहीं चाहते हैं। करना नहीं चाहते। तो मैं हाँ। समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको भी जिंदा दिली का जिंदा मुजाहरा दिली का करना होना पड़ेगा। चाहिए, बिल्कुल। हाँ। देखिए हर एक का हक है अच्छी लाइफ बिल्कुल, गुजारना। अच्छी लाइफ गुजारना। अब इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम गया तो मेरे कुछ दोस्त मुझे जो है ना मतलब शारा फैसल और लेफ्ट राइट से हम लोग गए, अमलीर कैंट में गए। हाँ। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा यार आप जब लाहौर आते हो आपके मुंह से एक ही बात निकलती है, वाओ क्या हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ। मैंने कहा यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके दुबई को, चले मैं आपके कराची को दुबई नहीं तो एटलीस्ट मैं शारजा या रफुल खैमा से रिलेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं आपको असल कराची हमने दिखाया ही नहीं है। मैंने कहा यार तो अच्छा। दिखा भी दो मुझे थोड़ा सा। तो वो हंसने लगे, कहते यार छोड़ो, एक अच्छा तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस बना है कराची का, तो क्यों इसको जाया करना चाहते हो। तो उन्होंने नहीं दिखाया मुझे वो आप देख ही नहीं सकते हैं ना। अच्छा। क्योंकि इतना वो बड़ा है और जगह ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे आप चाह के भी ना वो चीज़ को नहीं देख नहीं। ऑनेस्टली वैसे मुझे शौक है कि मैं एक्सपीरियंस जरूर करूँ एक दफा, लेकिन देखें, अपना फोन घर छोड़ के अपना फ़ोन घर छोड़ के। अब दोबारा से हालात थोड़े से अनफॉर्चुनेट हैं कि थोड़े अच्छा। से हाँ, बस जिस टेन्योर में मैं रही थी वहाँ पे वो टेन्योर माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था मेरा। लेकिन अब दोबारा से थोड़ा सा हो गई है, लोग जो है ना वो थोड़ा अवॉइड करते हैं बाहर निकलने से, लेट नाइट और ये सब चीज़ें। ऑनेस्टली इस वक्त तो खैर पूरे पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क हुआ है। इनफैक्ट बहुत। लाहौर में दोबारा स्ट्रीट क्राइम हालांकि यहाँ ना होने के बराबर था, लेकिन अभी यहाँ पे भी शुरू हो गया। स्टार्ट हो गया। आप देखिए ना हालात कैसे हो रहे हैं, सिचुएशंस कैसी हो रही हैं। बस अल्लाह ताला
ताला अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के साथ, अपनी रहमत बट करे। हाँ बिल्कुल फातिमा, जो बिल्कुल। रमज़ान में अभी होने जा रहा है ना, ओह माय गॉड, इस चीज़ का हाँ, किसी को अंदाज़ा अंदाज़ा ही ही नहीं नहीं है। है, रमज़ान के बिल्कुल अंदर जो महंगाई की एक लहर आनी है ना, आनी है, देखिए मैं हाँ। कल भी अपने व्लॉग में भी बात कर रहा था हुँ, कि एक तो हम माशाल्लाह हैं ही इतने हाँ, जो है ना अच्छे और नेक मुसलमान हैं हुँ, कि हमने वो जो महंगाई का इम्पैक्ट रमज़ान में हुँ, लाना ही होता है। लाना होता है। कल की किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी दुबई की, अच्छा, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रमज़ान सेल स्टार्ट कर दी हैं। हुँ, आगे जाके बल्कि ये आपके रिटेल सेक्टर में भी में आता भी है, तो आएगा बिल्कुल, आगे जाके हम हाँ, इस पे डिस्कशन भी हाँ, करेंगे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर आप चीज़ें प्राइस उसकी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ नहीं लगती, वेस्ट की तरफ देखते हैं हुँ, तो वो सारी वो जो हमारी दीन ने, हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है, वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हाँ, अपने मुआशरे में देखते हैं तो बिल्कुल। यूं लगता है कि जहाँ यहाँ पे बस नाम यहाँ पे पे सिर्फ इस्लाम नाम है, नाम हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुनीर बहुत चेंज हो चुका हुआ है बेसिकली। है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात, और इसको हम लोग डाइजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि हमारा होता है ना कि हम कहते कुछ हैं, करते कॉल और फेल में तज़ाद है हमारे। तो बाहर जब आप कंट्रीज़ में जाएँ, देखें वहाँ के लोग, तो वो लोगों का एहसास करते हैं। ट्रू। उनके अंदर एक फीलिंग है कि हाँ, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं और कोई दूसरा वो नहीं कर पा रहा, तो टू सम हाउ आप उसको हेल्प आउट करते हैं, उसकी चीज़ों को बेहतर बनाने में करते हैं चीज़ें। हमारे पाकिस्तान में अंदर ये चीज़ नहीं है। हम नाम बिल्कुल। के मुसलमान तो हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, लेकिन हम जो रियल फैक्टर्स हैं, जो इस्लाम के नाम पे ये चीज़ बनी, उन चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है दुनिया में। मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, शायद हम तीसरे या चौथे नंबर पे हैं चैरिटी में। चैरिटी के अंदर, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप गूगल हरकतें पे सर्च करें लेकिन चैरिटी, तो पाकिस्तान का नाम आपको दूसरे तीसरे पहले नंबर पे नंबर, नजर आ दूसरे नंबर पे जाएगा। आता है, बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, अभी फातिमा थोड़ी सी बात करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर में। आप बैंकर रही फॉर ऑलमोस्ट 1 डेकेड। अब मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में जो बैंकिंग हो रही है और जो पाकिस्तान में बैंकिंग हो रही है, उसमें कुछ डिफरेंस नजर आता है आपको? बहुत डिफरेंस है। मैंने ट्रैवल किया और मैंने ये डिफरेंस तब फील किया। हमारे पाकिस्तान में अभी भी ना कॉन्सेप्ट है कि जी पेपर वर्क और क्लरिकल वर्क हम सही। प्रेफर करते हैं कि जब तक कोई बंदा आएगा नहीं, पेपर नहीं लाएगा, लाइनों में नहीं लगेगा, जी। क्यूज़ में नहीं लगेगा, बेचारा जिसको हम थका नहीं देंगे ना, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते हैं। सही। बिलिंग का कॉन्सेप्ट बैंक के थ्रू बहुत ही बुरा है यहाँ पे, पैथेटिक है। मैं जब बाहर गई, मैंने ये सब चीज़ें देखी। ऑनलाइन सर्विसेज, अच्छा ऑनलाइन का तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा एक एक मज़े का लगता है कि अच्छा ऑनलाइन का नाम आ गया है तो ऑनलाइन पता नहीं क्या ही होगा, बट ऑनलाइन के अंदर भी आपको जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया था इन 2012 में पेपरलेस बैंकिंग का। जी। ठीक है, जब 2-3 बड़े बैंकों के जो सॉफ्टवेयर थे वो चेंज हो रहे थे, वो T24 पे जा रहे थे, वो जो पुराने डॉट लाइन सिस्टम्स होते थे उसको ख़त्म कर रहे थे और ये सब एवोल्यूशन की तरफ। मैं उस टाइम पे मैं एलाइड बैंक के साथ काम करी थी। आई वाज सो हैप्पी कि यार शुक्र है वो जो सुबह सुबह आके वो पेपरों का पुलंदा आता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो साइन करने पड़ते हैं, स्टैम्प्स लगानी पड़ती हैं, सब चीज़ें ख़त्म होंगी। 2-3 दिन में वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ लगा और पेपरलेस पूरे बैंक में पेपरलेस हो रहा था। और मेरा ना कॉन्सेप्ट हो गया कि यार शायद पेपर अब होगा ही नहीं ना, सही। अब सब चीज़ें ई पे इलेक्ट्रॉनिकली होंगी और सब चीज़ें आएंगी और ये वो सब चीज़ें। बट दूसरे हाँ एग्जैक्टली दूसरे दिन मैंने देखा जी वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स भी पेपरों पे आ रहे हैं, वो बेचारे लोग भी पेपरों पे लेके चीज़ें आ रहे हैं जी। मैंने कहा ये तो सर हमारा कॉन्सेप्ट था पेपरलेस, लोगों को कम टाइम में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने का, बट ये क्या यहाँ पे वो बस ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो एक तो मुझे वहाँ से हुआ, फिर मैं जब बाहर गई तो मैंने वाकई देखा हमारे यहाँ पे भी चेक आपने क्लियर कराना है ना, यकीन करें आप पागल हो जाएंगे, लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में लगेंगे, चेक क्लियरिंग नहीं हो रही है, आप ऑनलाइन बैठ के चेक को कर नहीं सकते। बाहर के कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफरेंट। वहाँ पे आपको लोग कस्टमर सर्विसेज के नज़र तो आएंगे बैंक्स के अंदर एक दो, लेकिन वहाँ पे लोग आपको नज़र नहीं आएंगे बैंक्स के अंदर। अच्छा, बाय द वे मेरा जो दुबई में एक्सपीरियंस रहा है ना, दे डू नॉट इनकरेज वॉक इन कस्टमर्स। ठीक है, अब मैं बल्कि वो इतनी अजियत है वहाँ पे कि पूरा बैंक आप जाएंगे, बड़ी सारी ब्रांच होगी, 4 मैक्सिमम 5 लोग, तो वहाँ पे अगर आपको कोई काम पड़ भी गया है ना फिजिकली कि आप कहते नहीं जी मुझे तो करवाना ही है, तो आपको कम से कम आधा पौने घंटे का वेट करना पड़ता है। तो उससे बेहतर इंसान का तैयार जाके मशीन के साथ ही मत्था मार लो और वहाँ काम कर लो। अब मैं 2008 में दुबई गया तो मेरा सेकंड डे था दुबई में। अब उन दिनों 2008 में आपको पता है पाकिस्तान में चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं अपने कज़न के साथ जो है ना हम लोग मार्केट निकले, तो वहाँ सामने से ना एक बंदा, 2 पाकिस्तानी थे, मैं भी अपने कज़न के साथ खड़ा, तो पाकिस्तानी सामने से आ रहा है, उसने लिटरली एक पूरी कॉपी पकड़ी हुई 500 दिरहम की, और वो गिनता हुआ आ रहा। तो मैं उसको लिटरली यूं करके देख रहा, ठीक है, मेरे से नहीं रहा गया, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। मैंने कज़न से पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है यार, ये बंदा रोड पे पैसे गिनता हुआ आ रहा है। कोई डर नहीं। तो मेरा कज़न एकदम हंसा, कहता है मुनीर आप इस वक्त दुबई में हो, ठीक है,
वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। हम्म, अब यहाँ पे हमारे यहाँ एटीएम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जाएं जी पैसे विड्रॉ कर लें, वहाँ डिपॉजिट भी एटीएम के थ्रू हो रहा है। जी सीडीएम मशीन्स होती हैं वहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल इवन चेक जो आपने बात की, जी, चेक भी आप वो जाते चेक हैं भी आप सीधा। अब डिपॉजिट तो करवा खैर सकते मशीन हैं। खत्म होगी वहाँ पे, हाँ, अभी आप अपने फोन के थ्रू आप जो है अपने कर फ़ोन से पाते हैं। उसको पिक्चर लें, वो स्कैन होता है और वो आपके एग्जैक्टली, अकाउंट में ऑटोमेटिकली वहीं चले पे जाता हो है। जाता है आपका। भाई वो बहुत नेक्स्ट लेवल लोग हैं। इवन कार्ड्स देख लें, हाँ। आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे भी हम कार्ड लगाते हुए थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं कि यार कुछ कोई फ्रॉड ना स्कैमिंग हो ना हो जाए, जाए, कुछ हाँ, स्पैम ना हो जाए। ऐसा ही है। वहाँ पे क्या है, नहीं, वहाँ कुछ तो नहीं। कार्ड लगाने नहीं ना, आरएफडी चल रही है इस जी, वक्त, आपको बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आप काउंटर से गुजरे, हाँ, तो स्कैन अच्छा डन। वहाँ पे लोग कैश रखना प्रेफर करते भी जी नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। हर चीज़ आपकी कार्ड पे चलती है। आप एक और ग्रोसरीज मजेदार कर रहे हैं, वो कार्ड के ऊपर चल रही हैं सब चीज़ें। और एक और मजेदार चीज़ वहाँ पे जो अभी खैर वो पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, कार्ड के ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 90% जगहों पे डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है, हाँ ठीक जी, है, अलायंसेस हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आपको रिवॉर्ड तो मिल ही रहे होते हाँ, हैं, उसके साथ साथ आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो यहाँ पे भी खैर अभी कॉन्सेप्ट हाँ शुरू हो जी, गया, लेकिन बिल्कुल। उसको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है यहाँ मैनिपुलेट पे। भी किया जा रहा है। आपको बड़े मजेदार रिवॉर्ड हाँ, मिलते हैं, आपको पता ही नहीं, सरप्राइजिंगली आपको जो एकदम जाते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे 100 दिरहम की कोई आपने चीज़ ली है, तो जब आपकी डिडक्शन होती है वो 70-80 होती है, हाँ, बाकी कहाँ जी इसके ऊपर डिस्काउंट चल डिस्काउंट रहा चल था। रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसमें आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? देखिए इम्प्रूवमेंट तो आनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर की चीज़ें देख के हम लोग कॉन्सेप्ट तो ले आते हैं, जी। बट उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ना बना नहीं सकते, कर नहीं सकते उसको। अच्छा कॉन्सेप्ट आया सीडीएम मशीन का, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी बैंक में, तो ये कॉन्सेप्ट तब आया था सीडीएम मशीन्स का, क्योंकि कैश डिपॉजिट मशीन्स, चेक डिपॉजिट मशीन्स, ये सब चीज़ें बाहर तो होती थी। तो जब हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं बैंक्स के, जो ग्रुप हेड्स होते हैं, जब वो बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो ये चीज़ें देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर वो उसकी पूरी वर्किंग होती है, फिर वो कहते हैं अच्छा ये कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में ला सकते हैं कि नहीं, फिर उसकी पूरी IT और ये सब चीज़ें। तो तब ये लगी मशीन, और आप बिलीव करें वहाँ पे किसी ने एजुकेट नहीं किया लोगों को। मशीन तो ला के लगा दी करोड़ों रुपए की, लेकिन एजुकेट नहीं किया कि इस मशीन को यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर कौन सी करेंसी आपने डिपॉजिट करानी है। अब वहाँ पे कई लोग बेचारे ऐसे थे जो बैंकों में लाइनों में खड़े होते थे, कैश वो भी आ गए जी वहाँ पे 100-100 के नोट लेके, 10-10 के नोट। अब आप उनको एजुकेट तो करें, आप एक चीज़ लेकर आए। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि एजुकेट नहीं किया जाता लोगों को, और फिर समझा जाता है कि लोग खुद से करें। भाई लोग खुद से कैसे करें? जब एक काम आप लेकर आ रहे हैं, कोई चीज़ आप अपने घर में भी देखें, कोई चीज़ आप लेकर आते हैं, बच्चों को बताएं, तो आप उनको एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि ये बेटा ये चीज़ है। ये तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में ना थोड़ा कम है, इसको हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। अभी देखिए, मैंने जो भी रिसेंटली कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है ना, खासतौर पे एटीएम मशीन्स को लेके, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास स्टैंडर्ड और मिज़ान है, इन्होंने अपनी मशीन्स अपडेट की हैं। जी बिल्कुल। पहले इट यूज्ड टू टेक अराउंड 1 मिनट टू 2 मिनट फॉर वन ट्रांजैक्शन, अब विदिन 30 सेकंड, वेरी क्विक, वेरी क्विक। क्योंकि इसकी पूरी ट्रैकिंग हो रही होती है ना कि एक मशीन से आप लोग कितने पर डे पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और एक मशीन की कैपेसिटी होती है कि इतनी ये मशीन ने ट्रांजैक्शंस पर डे पे करनी ही करनी है। तो जब डे एंड पे, मतलब लेट नाइट, जब मॉर्निंग में जाके बैंक्स वो ट्रांजैक्शंस देखते हैं, तो वो फिर वहाँ से आइडिया होता है कि हाँ ये मशीन अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो शुड चेंज इट, और इसको आप किसी और चीज़ के साथ करें। डेफिनेटली पीछे तो कंप्यूटर ही लगा हुआ है ना, तो वो भी आउटडेटेड हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ओवरऑल आप बीइंग अ फीमेल, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी हमें फीमेल नज़र आती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर डोमेन्स। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग अ फीमेल? आपने ऑलमोस्ट 9 साल गुजार दिए इस डोमेन में। मैंने बैंक में, मैंने तो जब बैंकिंग स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा ना सेफ और सिक्योर समझा जाता था कि जी लड़कियां जो है ना उनके लिए बैंक की जॉब बहुत अच्छी है। अगर किसी लड़की ने जॉब करनी है तो वो बैंक में कर ले, बड़ी सेफ है, टाइम होता है। बैंकिंग, ये दो ही जगह थी। तो वो 9 to 5 का भी कॉन्सेप्ट था कि जी आप सुबह जाते हैं, शाम में आप घर आते हैं। बाकी ज़रा आप लोगों को, आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे लेट नाइट शिफ्ट्स और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग से, और उस टाइम पे जब मैंने देखा कि हाँ बैंकिंग अच्छी है, बट अच्छा मज़े की बात ये कि मैं ख़ुद से करना नहीं चाहती थी बैंकिंग। अच्छा। हाँ मुझे, मतलब मैं स्टार्ट ऑफ माई लाइफ में कोई इतना पढ़ाकू वाला बच्चा नहीं रहा हुआ। हाँ मैंने सिर्फ पढ़ा क्योंकि मेरे एक तो पेरेंट्स चाहते थे। अच्छा। फिर मेरे जो बाकी बहन भाई हैं वो सब माशाल्लाह कोई मास्टर्स है, मेरा भाई टेक्सटाइल इंजीनियर है, बहन जो है वो डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, और जो उससे छोटी है वो स्कॉलरशिप पे। पर तो सारे एक घर का माहौल था पढ़ने वाला, उनमें मैं ही एक अकेली थी जिसको पढ़ने का कोई ख़ास इतना शौक था नहीं। लेकिन बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो है वो चाहते थे पढ़ना, तो जी मैंने भी मास्टर्स कर लिया। फिर उसके बाद जॉब, मैं चाहती थी मैथ कम्युनिकेशन, मुझे मीडिया साइड शुरू से ना, फैशन, ये सब चीज़ें बड़ी जो है अट्रैक्ट करती थी, और मेरा ना बहुत ज़्यादा अपना एक इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैंने इस साइड पे। बट वही बात है कि एजुकेशन नहीं थी, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, पेरेंट्स भी डरते थे कि अच्छा नहीं ये साइड पता नहीं। अब तो खैर मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया, बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया, अब चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ आ गई हैं। उस टाइम पे ज़रा इस चीज़ को
तो मैंने बैंकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे अब्बा चाहते हैं, मेरी अम्मा चाहती हैं, तो मैं बैंक में जॉब कर लेती हूँ। बट हाँ, जब मैंने स्टार्ट की उस टाइम पे मैं बिल्कुल उस चीज़ को ना पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे खुद इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया कि हाँ नहीं, उसमें अच्छी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, लर्निंग थी मेरी, एक ग्रूमिंग। अच्छा, बैंकिंग आपको ग्रूम बहुत करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको उठना बैठना, लोगों से बात करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत वहाँ आम पे अल्फाज में चीज़ बोले आती ना, हैं, तमीज़ आ जाती है तमीज़ आपको। आ जाती है आपको। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ फिर मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, बैंकिंग जो है वो अच्छा एक मेरा सिलसिला चल रहा है, तो आई शुड कंटिन्यू विद द बैंकिंग। फिर मैंने 4 साल मैंने एलाइड बैंक के साथ काम किया। फिर उसके बाद अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई HBL के बैंक के साथ, तो मैं वहाँ पे मूव कर गई। एंड देन उन्होंने मुझे जो हाँ कहा कि आप अब जिस पोस्ट पे हैं वो हम लोगों की पोस्ट ही कराची बेस्ड है, तो आपको कराची मूव होना पड़ा। तो वो एक बड़ा मज़े का टेन्योर था मेरे घर में, क्योंकि मेरे अब्बा तो पहले ही इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं, तो उन्होंने कहा कराची मतलब लाहौर के अंदर एक जगह दूसरी जगह चेंज हो जाए ना आपकी, अगर आप यहाँ रह रहे हैं कहीं शहर वाली साइड पर, आपका डिफेंस साइड पे आ गया, कहीं गुलबर्ग साइड पे ऑफिस, तो वो ही एक पेरेंट्स को डाइजेस्ट करवाना। हाँ बड़ा, तो वो कराची तो जा ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, कराची कोई शहर है जाने वाला। तो मैंने कहा वो जाने दें, पढ़ने दें, देखने दें, लोगों से मिलने दें, ताकि मेरा एक्सपोजर हो, मुझे पता चले कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। आप जब तक अपनी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, मैंने ये भी चीज़ देखी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, कि हम ना एक जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा 4-5, अब हम ना उसमें कंफर्ट जोन में अपने आ गए हैं, फिर हम उसको ना चेंज खुद भी नहीं करना चाहते। ठीक है कि हाँ यार, पैसे आ रहे हैं, महीने की सैलरी आ रही है, सब चीज़ें ओके फाइन है, अब मैं क्यों अपने लिए एक हार्ड स्ट्रगल करूँ। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी। मुझे ना हर दिन मुझे होता था कि एक नई चीज़ होनी चाहिए, एक नया एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो फिर खैर एक बड़ी जंग के बाद अब्बा को मनाया, अब्बा जाने दें प्लीज़, जाने दें, करने दें। उन्होंने कहा चलो बेटा ठीक है आप जाओ, बट प्लीज़ सेफ़ रहना, ये बाहर ना ज़्यादा लेट ना जाना, ये वो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं ऐसा होता। सही। उस चीज़ को फिर आगे जब मैंने वहाँ जाके काम किया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की दुनिया ही डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है। वहाँ से मेरा जो है ना ये फिर स्टार्ट ऑफ माई जर्नी स्टार्ट हुआ कि नहीं, अब आई शुड कंटिन्यू विद अदर थिंग्स एज वेल, और मैंने आगे अपना प्रोफेशनल करियर अब ज़रूर बनाना है। ठीक हो गया, वहाँ से ये चीज़ सही। तो अब यूजुअली ये होता है जब आप एक डोमेन में 4-5 साल लगा लेना, 5 साल के बाद एक किस्म का नो गो बन जाता है किसी और जगह पे जाना। तो आपने 9 साल के बाद अपना करियर क्यों स्विच किया है रिटेल, और बड़ी डिफिकल्ट आपने डोमेन चूज की? अच्छा बिल्कुल एक 180 का चेंज है। बैंकिंग इज बल्कि मैं तो बोलूँगा 360 का ही हो गया भाई। वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो रिटेल है इट्स टोटली पब्लिक साइड, और मैं स्टार्ट में कोई इतना लोगों से मिलना मिलाना मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं था, और ये टोटली डिफरेंट फील्ड थी। बस मैंने आपको लेकिन स्टार्ट में बताया ना, मुझे फ़ैशन शुरू से अट्रैक्ट करता था। तो उस टाइम पे मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आई वाज इन कराची, और मेरी ऐसी ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया एक ब्रांड है, उनको एक हेड ऑफ जो है ना वो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, बट उनको चाहिए नॉर्थ और सेंट्रल साइड पे। अच्छा। तो आप अपना CV ड्रॉप करो। तो मैंने कहा है ड्रॉप करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जाओ, कराची रह लिया 4 साल, मोर देन एनफ है, अब इस्लामाबाद भी जाके देखो। तो वहाँ से फिर मुझे एक और एक अच्छी फीलिंग आई कि हाँ यार आई शुड गो देयर, और देखना भी चाहिए। कोई मेरा प्लान नहीं था कि हाँ मैंने करना है या मेरी जॉब हो जाए, आपको एक होता है एक क्यूरियोसिटी सी कि हो जाए, एक टेंशन सी रहती है। बट आई जस्ट ड्रॉप माई CV, और मैंने परफॉर्मा वगैरह किया, एंड दे कॉल्ड मी। और इस तरह के केसेस में ना अक्सर हो भी जाता है कि जहाँ आपके बिल्कुल फोकस नहीं है ना, तो हो जाता है वो आपके बिल्कुल माइंड में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, और आप उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। तो दे कॉल्ड मी, इंटरव्यू किया उन्होंने मुझे, तो आई गॉट सिलेक्टेड। और उन्होंने कहा जी हमें तो चाहिए ही फीमेल उस। एंड अच्छा उस टाइम पे आई वाज शॉक्ड कि रिटेल में आप अभी भी देखेंगे ना, कोई फीमेल काम नहीं कर रही है। ठीक है, रिटेल में आपको सारे मेल डोमेन है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा सर एक तो देखिए मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट व्हाई यू आर हायरिंग मी। मेरा अच्छा ये क्वेश्चन उनको मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा व्हाई यू आर हायरिंग मी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें जो आपके अंदर चीज़ें हम लोग को नज़र आई हैं, जो एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जो एक कुछ करने की एक है, एक जीत है, और ये वो सब चीज़ें, एक जज्बा, वो हमें ना उस तरह का बंदा चाहिए था। और वो अगर आप में है तो वेल एंड गुड, लड़की हैं तो क्या हुआ, अगर लड़के अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे उनके ऑनर की ये बात बहुत पसंद आई थी कि उन्होंने ना फीमेल, मुझे बीइंग अ फीमेल सेलेक्ट किया। कितने उन्होंने लोगों के मतलब मेल्स के इंटरव्यूज़ किए थे, और उसमें से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और फिर उन्होंने मुझे मतलब कहा भी कि नहीं बेटा आपने करना है, और मुझे पता है आप कर जाएंगी। अच्छा मैं उस वक्त बिल्कुल डरी हुई हूँ कि आप इतना बड़ा माशाल्लाह ब्रांड बुनंदा सतरंगी के साथ मैंने काम किया था,
हाँ जी, बट सीरियसली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उनकी कंपनी और जो ऑनर्स हैं, दे आर फैंटास्टिक पीपल। कितने साल काम किया आपने मैंने बुनेंसा में? उनके साथ ऑलमोस्ट 5 साल 5 काम साल किया काम मैंने। किया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी आपकी उसमें, जो कि यूजुअली अगर हम नज़र दौड़ाएँ ना हमारे माशरे में मिलती नहीं है। यहाँ तो बच्चे का 5 साल का टोटल करियर है और 10 कंपनी साथ अटैच है। बिल्कुल। तो ये बच्चे समझते नहीं है इस चीज़ को कि जितनी आपकी हाँ, सीवी के ऊपर कम कंपनीज कम लिखी होंगी कंपनीज और होती टेन्योर हैं। ज़्यादा होगा, उतनी हाँ, वेटेज ज़्यादा उतनी होती है वेटेज आपके। ज़्यादा होती है। मेरे माशाल्लाह पूरे 13-14 साल के एक्सपीरियंस में मेरी सिर्फ 3 कंपनीज़ वेरी हैं, 2 इम्प्रेसिव, बैंक्स हैं और 2 ये वेरी वाली इम्प्रेसिव। कंपनीज़ हैं। हाँ। मैंने भी तकरीबन 15 साल 16 साल काम किया है, तो मेरी टोटल 3 कंपनीज है। टेलीनॉर पहली थी, फिर 2 दुबई में थी, हाँ। दैट्स इट। ये अभी आजकल लोगों को वही आप वाली बात है, पता नहीं है कि ये हम्म। सीवीज में जितने कम आपकी कंपनीज हो जितना होता है ना, वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट लेकिन करती बच्चा है पता इम्पैक्ट। क्यों स्विच करता है बार बार? हाँ, इसलिए करता है कि आपसे मिसाल के तौर पे 100,000 ले रहा है, हाँ, वो अगली जगह पे 120 पे जाएगा, हाँ, 6 महीने वहां रुकेगा, हाँ, फिर 20 का फिर वो जंप ले आगे लेगा, वो जाएगा। 20 का हाँ, जंप 25 का जंप लेकिन लेने वो के सीवी पे चक्कर बड़ा में बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा इम्पैक्ट होता है, है। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फातिमा कि रिटेल सेक्टर की अगर बात करें तो आज भी मुझे हमारा रिटेल सेक्टर बहुत पीछे लगता है दुनिया से। तो आप क्या समझती हैं कि ये इसमें जो ओवरऑल एक चेंज आया, ख़ास तौर पे एक सादा सी दुकान से हमने अपने आप को ब्रांड बोलना शुरू कर दिया। मैं इसकी मिसाल पता कैसे देता हूँ कि किसी भी आप फीमेल क्लॉथिंग के ब्रांड पे चले जाएं या मेल क्लॉथिंग ब्रांड पे चले जाएं ना, पहले ये दुकानें हुआ करती थी, दुकान बोलते भी थे, हाँ दुकान ही थी, हाँ, ठीक है। तो उस वक्त सूट बिकता था, मिसाल के तौर पे खाड़ी पे कह लें या वर्धा पे, इवन बुनेंसा का सूट होता था उस वक्त 1500-2000 रुपए का। सादा सी दुकान है, लाइटें वाइटें लगी है, चमक दमक थी, बट ब्रांड नहीं था। इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए लगाया आउटलेट पे, उसको ब्रांड में कन्वर्ट किया, वही 15-16 सूट उठा के लगे 5,000 पे। तो इस पे आपका क्या टेक है? अच्छा, वैसे ये बात तो फैक्ट है, जब आप स्टार्ट देखें तो बिल्कुल आम सी वही दुकानें और 1000, 2000, 1500 के सारे कपड़े चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आया जब लोगों ने बाहर ट्रैवल करना शुरू किया, तो बाहर गए, ब्रांड्स देखे और वहाँ पे देखिए कि हाँ, ब्रांड का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोग ज़्यादा ब्रांड में जाना प्रेफर क्यों करते हैं, वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं। वो चीज़ों को हम लोग लेकर आए पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट बेस करके कि हाँ, हम लोगों को अब एक दुकान से एक ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब एक ब्रांड है तो ब्रांड के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ की प्रोडक्ट आ जाएगी, उसकी लोकेशन आ जाती है, उसकी जो सप्लाई चेन है वो आ जाता है, कस्टमर सर्विसेज आ जाती हैं, आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग आ जाती है, आपकी फैशन आ जाता है, फैशन सेंस आ जाता है, बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। पहले तो क्या था ना कि दुकान है, कपड़े बन के जिसका जो माइंड आ रहा है वो बना के लगा रहा है, बिक गया ना बिका तो ठीक है, वो सेल पे लगा देंगे और वो हो जाएगा सब। ये कॉन्सेप्ट जब आया पाकिस्तान में ब्रांड्स का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लोगों को पता चलना शुरू हुआ। फिर उन्होंने, अच्छा पहले लोग इतना ज़्यादा हायरिंग की साइड पे भी नहीं जाते थे, 2-4 लोग हैं मिलके बना दिया, लगा दिया, बिक गया। ऐसे ही है। फिर अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया उन्होंने विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि अच्छा अब हम ब्रांड की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम लोगों को डिपार्टमेंट्स जो है ना वो भी क्रिएट करने हैं, वहाँ पे लोगों को प्रॉपर उस जो एक्सपर्टीज़ के लोग हैं वही हायरिंग में हमारे पास आने चाहिए और फिर हमारी ये चीज़ों को चलेंगी। ये कॉन्सेप्ट जब आया पाकिस्तान में, हर एक माइंडसेट वाला बंदा जिसने दुकान बनाई उसने ब्रांड बनाने के लिए अपने लिए वर्किंग स्टार्ट की, ब्रांड तो बना लिया, डिपार्टमेंट्स भी बना लिए वो। अच्छा, ये जो 5 और 2,000 वाली बात है, वो ये देखें, जब आप एक जगह एक अच्छी बनाते हैं ना तो उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। आपने 2 करोड़ 3 करोड़ लगा के एक आउटलेट बनाई है तो ऑफ कोर्स आपका उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, फिर आप वहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं, उनकी एक एक्सपेंस कॉस्ट है, फिर आप वहाँ पे जितनी लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, अदर सारी जितना भी मटेरियल है आपका, जितना इंटीरियर आ रहा है, आपका एक्सटीरियर आ रहा है, उन सब पे आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को देखते हुए फिर लोगों ने कहा कि अच्छा अब हम जो 1200-1500 वाली चीज़ थे वो तो हम दुकान के अंदर बेच रहे थे ना, अब अगर लोग ब्रांड के अंदर आएंगे तो 1500-2000 वाली 1000 वाली चीज़ को तो रख के हम नहीं अफोर्ड, वो फिर एक लोगों को भी, अच्छा ये लोग भी फिर जज करते हैं कि है तो ये ब्रांड लेकिन यहाँ पे तो 1000 रुपये, तो फिर यहाँ से लें तो वहाँ से। उन्होंने कहा कि अच्छा अब प्राइसेस को भी हम लोग को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा फील आए कि हाँ दे आर इन द ब्रांड, और एक आउटलेट है, फिर AC लगा दिए, लाइट्स लगा दी, चकमक ये वो सब चीज़ें, फिर लोगों को वो फील आना शुरू हुई। ब्रांड का कॉन्सेप्ट आ गया पाकिस्तान में, रिटेल का कॉन्सेप्ट आ गया, बट हम अभी भी बाहर के रिटेल के कॉन्सेप्ट से, पाकिस्तान में रिटेल के कॉन्सेप्ट से बहुत पीछे हैं। सही, ठीक है। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न्स एक तो ये कि हमारे यहाँ पे जब कोई सीज़न आ रहा होता है ना, आप देखेंगे हम लोग प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, 5,000 की चीज़ है वो 8,000 पे कर दो, 8,000 की है वो 10,000 पे कर दो। बाहर के कॉन्सेप्ट ये नहीं है,
बाहर जब सीज़न आता है तो वो प्राइसेस दे आर वेरी मिनिमल एंड वेरी जो आपकी अफोर्डेबल होती हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर उसके बाद एक उनका एक कैलेंडर ईयर होता है आपका, ठीक है। कैलेंडर ईयर में आप लोगों ने डिफाइन किया होता है कि ये टाइम पे इतने इतने रख के हम लोगों ने सेल लगानी है, इसमें हम लोगों ने लॉन्चेस करनी है और ये सब चीज़ें। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, उल्टा है बिल्कुल। अगर थोड़ी सी इस चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्किंग कर लें और अपनी जो प्राइसेस हैं उसको देखें, अच्छा फिर प्राइसेस भी हम लोग जो है ना वो बढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई थोड़ी सी वर्किंग इस तरह सेंस में नहीं होती है कि हाँ ये हम बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। फिर क्या होता है कि क्योंकि जी मुल्क के हालात, इकॉनमी, ये सब चीज़ें हैं तो चलो प्राइस बढ़ा दो, ये नहीं होना चाहिए। आपने ये भी देखना होता है कि क्या लोगों की अफोर्डेबिलिटी उतनी है, लोगों का पॉकेट साइज़ उतना है। मुल्क के हालात तो जो हैं, आप प्राइसेस भी 5,000, लेकिन लोग कमा तो अभी भी 25, 30, 50,000 ही रहे हैं ना। तो ये तीनों चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को इस चीज़ों को मर्ज करके तो देखना चाहिए। कोविड के टाइम पे मैं इन्हीं के साथ काम कर रही थी। कोविड के टाइम पे हमारा जो है ना बड़ी सेल्स, सब ब्रांड्स की सब चीज़ें बंद हो गई, लॉकडाउन चल रहा है, शॉप्स बंद हैं, कोई सेल्स नहीं है। बट ब्रांड्स क्योंकि बना के बैठे हुए थे कपड़े और उनके वेयर हाउसेस में पड़े हुए थे, अब उन्होंने सेल भी करना था। सेल अब करना कैसे है, लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, लोग जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। उस टेन्योर में हमारा ऑनलाइन का जो बिज़नेस है ना वो काफ़ी पोर्टफोलियो अच्छा बनना शुरू हुआ। हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन का तो कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ई कॉमर्स साइट पे जाएं, बट लोगों का अभी तक उस पर ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बिल्ड नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा हम मंगवाएंगे कुछ, आएगा कुछ, फिर उसको जब हम वापस कराने जाएंगे वो एक अलग हैसल है आपके लिए कि जी वो ब्रांड आप किसी आउटलेट पे जाएंगे कि जी मैंने ये मंगवाया था, ये नहीं आया, तो आप प्लीज़ इसको, वो एक्सचेंज कहेंगे कि जी आप एक्सचेंज पॉलिसीज़ हमारी इस तरह की नहीं है। वो एक बड़ा लंबा चक्कर। तो लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ई कॉमर्स की साइड पे, ऑनलाइन शॉपिंग की साइड पे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉन्सेप्ट उनका। बट कोविड के टाइम पे ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए। हर ब्रांड का जो ऑनलाइन का ई कॉमर्स है ना बिज़नेस, वो काफ़ी डेवलप हुआ, क्योंकि एक ही ये साइट बजी थी कि लोग ऑनलाइन मंगवा सकते थे, डिलीवरी स्टार्ट हो गई और ये सब चीज़ें। उस टाइम पे मैं कहूँगी कि हमारा पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जितनी भी आप उनकी सेल्स देखें तो वो ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई हैं और लोगों का ट्रस्ट भी तभी बिल्ड होना शुरू हुआ। इनफैक्ट बिफोर कोविड तो ये जो बड़े ब्रांड हैं इनके तो गर्दन में सरिया इतना टाइट था, वो कहते अच्छा हम बेचेंगे ऑनलाइन, हम ही इतनी बड़ी बड़ी आउटलेट किस लिए बना के बैठे हैं। लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया, पैसा लगाते थे ना, वो कहते थे हमने यहाँ पैसा लगाया, लोग यहाँ आए। बिल्कुल ऐसे हम ये इस चीज़ को, ये तो एक इंटरफेस है ना, क्रिएट कर दिया, देख लिया, हो गया, तो किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बिक गई तो बिक गई। बट जो हम पैसा ऑन ग्राउंड लगा रहे हैं ना, हमें उसकी रिकवरी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाली चीज़ें थी ना, ये उस टाइम पे काफ़ी लोगों का। इनफैक्ट बाहर तो इस वक्त ना बड़ा मजे का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप मॉल में जाते हैं या किसी उनकी आउटलेट पे जाते हैं, वहाँ पे लेट्स से एक गैजेट है जो कि $1,000 का लगा हुआ है, वही गैजेट अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको $700-800 में मिल जाता है। तो आप आराम से वो सेव करते हैं। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट पता क्या है फातिमा वहाँ पे, कि भाई देखिए एक कस्टमर हमारी आउटलेट पे आ रहा है, उसका वॉक इन कॉस्ट है, हमारी उस आउटलेट की कॉस्ट है, वही जब कस्टमर ऑनलाइन जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे सारे खर्चे बच गए ना, तो लेट्स पास ऑन दिस फेवर टू द कस्टमर। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ कॉस्ट कटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना, यही बातें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आ जाती हैं चीज़ों में। कॉस्ट कटिंग करनी है, लेकिन करनी कैसे ये नहीं पता। अच्छा, कॉस्ट कटिंग करनी है, 10 लोगों को निकाल दो, भाई ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये तो आप अपना बिजनेस को लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप उसमें ऐसे लोगों को निकाल देते हैं जो आपके लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक माइंड है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बड़ा है कि अच्छा जो बंदा 1 लाख या 2 लाख 1.5 लाख ले रहा है ना, उसको निकाल देते हैं, 10-20 हज़ार के 2 बंदे रख लेते हैं। भाई आप ये देखें कि जो 1-1.5-2 लाख वाला बंदा है उसका दिमाग चेक करें, क्योंकि वो आपको अपने माइंड से जो गेम चला के दे रहा है, वो आपको कभी 10,000 वाले का क्या एक्सपोजर होगा, नहीं कर पाएगा वो। 20,000 वाले का क्या एक्सपोजर, उस बेचारे का तो होगा मुझे 20,000 मिल जाए, मेरे से जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा, वो लेबर वर्क कर लेगा। बट जो एक कॉन्सेप्चुअल, जो एक थॉट प्रोसेस के साथ जो एक बंदा करने वाला है, वो चीज़ तो नहीं आपको। मेन चीज़ बिजनेस में होता है स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजन आपके, तो वो एक की रिसोर्स ही ले सकता है, दैट्स हाउ ही इज एट दैट पोजीशन। अदरवाइज तो वो भी 20 पे खड़ा होता है। जिसका एक टेन्योर है, जिसने एक जर्नी गुजारा, 12-13 साल की एफर्ट किया है, पढ़ा है, काम किया लोगों के साथ, वो चीज़ आपको कोई और बंदा थोड़ी दे सकता है। अच्छा, ये जो मॉल्स का कॉन्सेप्ट आया है, खासतौर पे अगर मैं लाहौर की बात करूँ, लाहौरी तो मॉल्स को और बिल्डिंग्स को, हाई राइज बिल्डिंग को कहता है ये क्या है, ये तो कचरा है। ठीक है, आज भी देखे ना हमारे यहाँ लाहौर में होता क्या था, आपकी
अच्छी शॉपिंग करनी है लिबर्टी मार्केट चले जाएं, ठीक है, थोड़ी सी उससे नीचे लेवल की करनी है इचरे चले जाएं, अनारकली चले जाएं और क्रीम ब्लॉक मार्केट, ठीक है, मैक्सिमम किसी ने छलांग मारी तो चलें, कोई थोड़ा DHA वगैरह वाली साइड पे चला गया। अब उस सारे ब्रांड्स को मजबूर कर दिया इस पूरे के पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट शिफ्ट ने। वही ब्रांड आपको लिबर्टी के यू में भी मिलेगा, वही ब्रांड आपको मॉल में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं कि को फायदा हुआ इसका? हाँ मुनीर, इसमें ना देखें, अगर हम अपनी पब्लिक की बात करें, इकोनॉमी की, उसमें 2-3 टियर्स के लोग होते हैं, ठीक है। टियर 1 होता है, टियर 2 होता है, टियर 3 होता है। टियर 1 में आपके पास वो वाले लोग होते हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। एंड वो फिर भी यही चाहते हैं कि हाँ हम अच्छी चीज़ तो पहने लेकिन महंगी ना पहने, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। जो टियर 2 के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम अच्छी भी पहने, महंगी भी हो तो ठीक है चलेगा, क्योंकि हम इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। जो टियर 3 है ना, वो है एलीट, सुपर एलीट। वो कहेंगे जी 20,000 की भी चीज़ है, 50,000 की भी चीज़ है, हम ले लेंगे, पहनेंगे, अफोर्ड करेंगे। अच्छा वही, सॉरी, ये जो टियर 3 है ना, इसमें अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो एम्पोरियम से जाके चीज खरीदना तौहीन समझेगा, वो कहेगा मैं दुबई से क्यों ना लेके आऊं। एग्जैक्टली वो वाली चीज़ है, बिल्कुल। तो हमें ऑफ कोर्स जब ब्रांड्स को भी काम करना होता है, चीज़ें बनानी होती हैं, तो हम लोगों ने अपनी सारे ही लोगों को माइंड में रखते हुए बनानी होती है। इसीलिए हम लोग स्ट्रीट शॉप्स को भी प्रेफर करते हैं कि स्ट्रीट में भी हमारी ब्रांड्स की शॉप्स हो, हमारी मॉल के अंदर एग्जिस्टेंस तो लाजमी हो। अच्छा, मॉल का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि इट्स अ वन विंडो सोल्यूशन फॉर एवरीवन, कि आप आए हैं, बच्चों को भी ले आए हैं साथ, आपका वेकेशन मतलब एक पूरा हॉलीडे वाला पूरा दिन का भी सीन बन गया है, ठीक है। आप वहाँ घूम भी रहे हैं, AC भी लगे हैं, आराम से चिल माहौल है, ब्रांड्स में भी घूम रहे हैं, शॉप्स पे भी जा रहे हैं, जहाँ से दिल कर रहा है वो चीज़ भी बाय कर रहे हैं। फिर फूड कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे बैठ गए, खाना भी खा लिया, डे अच्छा स्पेंड हो गया, चलो भी अब घर चले गए। हमारे यहाँ मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मॉल्स का इस चीज़ के लिए प्रेफर किया जाता है, सही, बिजनेस जनरेट के लिए नहीं प्रेफर किया जाता। अच्छा, ये वाला जो आप बता रही है ना सारा सिनेरियो, जब मैं दुबई में था ना, तो इजिप्शियन जो है ना, वो क्या करते थे, माशाल्लाह उनके बच्चे भी बल्क में होते हैं, तो मोस्टली उनकी फीमेल जो है वो हाउसवाइफ होती है। अब हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए अपनी जॉब पे, इन्होंने टैक्सी में भरे बच्चे और जाके किसी मॉल में बैठ गए, क्योंकि देखें वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और बाकी जो कॉस्ट है ना घर में रहने की सारा, क्योंकि गर्मी ऑलमोस्ट 10-12 महीने 11 महीने गर्मी रहती है, 1-2 महीने AC बंद होता है, तो पूरा दिन मॉल में स्पेंड किया, खाना वाना खाया, शाम को हस्बैंड ने आते हुए वापस बच्चों को और बीवी को पिक किया और घर चले गए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे भी देखा है। लेकिन इससे ना अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो देखें, मॉल के अंदर अगर कोई भी फैमिली 4-6 घंटे बिता रही है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस जनरेट हो रहा है, चाहे वो फूड कोर्ट से हो रहा है, और इनफैक्ट तो समहाउ चल रहा है। अब दुबई में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं बार बार दुबई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां रहा हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस की है उस चीज को ना। वहां पे साल में 3 दफा सेल्स ऐसी लगती हैं कि ट्रस्ट मी, आज भी मैं, मतलब मुझे 6 साल हो गए पाकिस्तान वापस आए हुए, आज भी मैं अपने ज्यादातर कपड़े, शूज, अब मैं बड़ी एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं गया पैकेजेस मॉल में, मुझे स्केचर्स के शूज लेने थे, गो 6, सही, वो थे 35,000 के, सेल कुछ लगी हुई थी तो रफली 29,000 समथिंग के मुझे पड़ रहे थे। सेम शूज मैंने दुबई से मंगवाए हैं, मुझे वो पड़े हैं 6,700 में। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। और ओरिजिनल आउटलेट से मंगवाए हैं मैंने, वहां पे भी आउटलेट पे देखा और यहाँ पे भी मैंने आउटलेट, एक तो होता है ना, मैं कहूँ नहीं जी मैंने किसी और क्रॉस वेबसाइट से नहीं, तो मैंने भी मंगवाए, मेरे पार्टनर हमजा है, हम दोनों ने मंगवाए, उसने लेसेस वाले मंगवाए, मैंने विदाउट लेस। अब डिफरेंस देख लें कितना बड़ा है। इसी तरह जॉर्डेनो की शर्ट्स हैं, यहाँ पे भी पैकेजेस में चले जाएं, आप एम्पोरियम में चले जाएं, आपको 6-7 हज़ार की मिल रही है, वहां से हमें 3,000, 2,500 की, 2,800 की सेल में मिलती है ओरिजिनल आउटलेट से। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत है। लोग ज्यादातर प्रेफर भी इसीलिए करते हैं ना कि अच्छा यहाँ पे है तो हम बाहर से मंगवा लेंगे, वहाँ पे सेल, वहाँ अच्छा लोग यहाँ से ज्यादा बाहर की सेलों का ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और ताड़ी होती है भाई, हमने तो सीधी बात है। अब मैंने ये लैपटॉप मंगवाया, मुझे तकरीबन 80 हज़ार से लेके 90 हज़ार का डिफरेंस आया है प्राइस में। अगर मैं यहाँ से लेता तो 90 हज़ार महंगा पड़ता। अब मैंने जो इससे पहले वाला लैपटॉप मैंने मंगवाया वो भी मैंने दुबई में इसी तरह से लिया है, तो वहाँ पे जनरली सेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, बड़े मजे की बात है। 2-3 ब्रांड्स हैं, उनकी ना एक सेल टेक्निक है, वो लगा देते हैं, मतलब पूरा सीजन ही उनका लगा रहता है। वैसे मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहती, उनका ओवर द ईयर ही चलती रहती है सेल्स। 60% तक गए होते हैं वो, 70% तक। हमारे यहाँ मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा देते हैं, 70% बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे ताकि लोगों को दूर से जो है ना वो 70 अप टू जो होगा ना वो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। लोग ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छा यार इस ब्रांड ने 60% लगा दिया है, इस ब्रांड ने 70% लगा दिया, चलो भी चलो। फिर जब वहाँ जाते हैं बेचारे देखते हैं 10% लगी है, 15% लगी है, वो फिर कहते हैं जी आपने तो लगाया
लगाया था 60-70 का, वो कहते हैं नीचे अप टू भी लिखा हुआ था। हाँ जी। अब वो अप टू लिखा हुआ था, वो भी तो हमारे ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को सिर्फ लेके ओल्ड आने के स्कूल लिए। थॉट पे चल रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, अब ये वो अगर चीज़ जो है। 70 वाला काउंटर दिखाएंगे भी ना, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप बाय करेंगे। पंजाबी में कहते हैं लीरे परोले जे ला देंगे, वो आप कहेंगे कि क्या रखा हुआ है 70%। जनरली वो बिल्कुल वो चीज़ होगी जिसको कोई मतलब पोछा लगाने के लिए तफरी के तौर पे यूज करेंगे। उसको कोई प्रेफर ही नहीं करेगा बाय करना, वो कहेंगे इसको बाय करना है, हम बेहतर है लिबर्टी से जाके शॉपिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी इनफैक्ट लिबर्टी का आपने नाम लिया, एक शॉप है लिबर्टी में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बंदा पिछले 20 साल से फातिमा हर साल खुद यूके जाता है बॉक्सिंग डे के ऊपर। अच्छा। खुद ट्रेवल करके जाता है 20 साल से, और जेन्युइनली मार्क्स एंड स्पेंसर जितने बड़े बड़े ब्रांड वहां जाता है, बल्क में उठा के ले आता है, लाके पूरा साल यहाँ पे बेचता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स उसकी एक एक शर्ट जो है 15-15 हज़ार रुपए की दे रहा है वो आपको। अच्छा। ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्ट आपको चाहिए, आपको नेक्स्ट की शर्ट चाहिए, ज़ारा की चाहिए, 100% ओरिजिनल वहां से खुद लेके आता है वो। अच्छा। अब वो उठाता वहां पे कितने की है, 2 पाउंड 3 पाउंड 5 पाउंड, इतने क्यों उठाते हो यहाँ क्योंकि बल्क में उठा लेता है वो, क्योंकि ज़ाहिर शॉप है ना उसकी, वो देखता नहीं है साइज कम है क्या, बल्क में उठाया वो यहाँ पे सारा मिल गया। और आई एम एज्यूमिंग कि अब शायद क्योंकि इतने अरसे से वो जा रहा है तो शायद को बैकडोर डील भी बनाता होगा उनके साथ। बिल्कुल जाएगा, वो ट्रैवल कर रहा है तो अपनी वो कोई ऐसी लिंक्स तो बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो जाते हैं बाहर से जाके ओरिजिनल सामान लेके आते हैं, फिर पूरा साल उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, हाई प्रॉफिट्स पे। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात करते हैं, आपने फिर यहाँ से अपना करियर फिर अगेन रिटेल में चेंज किया फर्नीचर वाली साइड पे, इंटरवुड पे। इंटरवुड का एक्सपीरियंस कैसा है? इंटरवुड के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है फर्नीचर का, और उनकी जो चीज़ें होती हैं सारी, वो मोस्टली लोग ज़रा एलीट और इस तरह वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अब नाउ दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट साइड एज वेल, कि हाँ जो लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपने घर में इंटरवुड का बेड रखना, तो वो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी बन जाए। सही। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस साइड एज वेल। अच्छा, मुझे अभी जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक इशू नज़र आया ना, हमारे यहाँ अभी तक वो भारी भरकम बॉडी बिल्डर टाइप का फर्नीचर चल रहा है। अच्छा, वो है और वो रहेगा, मैं आपको बताऊँ। सही। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने भी सोची जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया ना, मैंने कहा ये बहुत प्यारा स्लीक और बड़े नफीस सा बना रहे हैं फर्नीचर। अच्छा, ये चीज़ हमें तो समझ आ रही है। फिर मैंने उनको जब ये चीज़ें बताई ना, मतलब R&D जब आप करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ और चीज़ों को देखते हैं, तो अच्छा उसमें से काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया कि जी हमें इसी तरह का भी तो बेड होना चाहिए, आपका ब्रांड बनाना चाहिए। बट ये ब्रांड उस चीज़ को रिकोगनाइज़ नहीं करता, ये ब्रांड डिफरेंट साइड पे काम करता, तो ये नहीं। बट फिर मैंने जब डिफरेंट और लोगों को देखा, तो वो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस साइड, क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं, और ज़्यादातर वो यूज़ होता है वेडिंग साइड पे। सही। कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नॉर्म्स हैं कि हाँ, जिनके घरों में बड़े बड़ी बैग्स वाले बेड्स होंगे और फंकी चंकी से, तो वो ही पसंद किया जाता है। आप कई घरों में जाएं देखें तो आपको सोफ़ाज भी इसी तरीके से मिलेंगे। वो लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं कि हाँ हमने वो इस तरह के, कहते हैं ये फर्नीचर है, ये तो फर्नीचर ही नहीं है। ये छोटी बैग वाला लो हाइटेड जो बेड्स होते हैं, जो सोफ़ाज होते हैं, वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। वो चीज़ हम इस सोसाइटी से ख़त्म नहीं कर पाते। नहीं, देखिए वो ख़त्म कहीं पे भी नहीं होता। इनफैक्ट मैंने दुबई में भी देखा है, अरब जो घर है ना, वहाँ पे अरबों का भी ये कल्चर है कि बड़ा भारी भरकम सा सारा। मैं यहाँ पे बात करूँ स्मार्ट फर्नीचर की, हम ऑफिस की बात कर लें, हम चाहे आपके घरों में जो छोटी मोटी टेबल्स होती हैं, मैं दुबई से अपने बच्चों की ना एक स्टडी टेबल लेके आया हूँ, तो वो उसका साइज होगा 3x4। अच्छा। फातिमा, उसका टोटल वेट पता कितना है? मैक्सिमम भी हुआ 2.5 से 3 kg। अच्छा, इजी टू कैरी है वो तो। इजी टू कैरी क्या, वो तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे जो वो कहते हैं ना, हवा में फेंकने वाली बात। और बच्चों ने उस टेबल को पिछले 6 साल में लिटरली यूज नहीं किया, एब्यूज किया है। और आज भी वो अपनी पूरी 100% इंटैक्ट कंडीशन में है। और वो टेबल पता कहाँ की है? आइकिया। इतना मजेदार फर्नीचर है। आप देखें, वो टेबल मैं वहां से लाके उसको मतलब हार्डली छोटा सा उसका मैंने उसको कर लिया, क्योंकि उसके जो बीच की टेबल ऊपर जो उसका लगा हुआ है वो 2 हिस्सों में है। अच्छा। तो वो फोल्ड होके बड़ा एक कॉम्पैक्ट सा बन गया। लाके मैंने खुद ही घर में उसको असेंबल किया। साथ में उन्होंने छोटा सा एक हैंडबुक टाइप की दी थी, उसको देख के मैंने खुद ही असेंबल की। बहुत लाइट वेट, ड्यूरेबल, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ मैक्सिमम ये जो टेबल आपके सामने, ये चिपबोर्ड चल रहा है, चिपबोर्ड है। ठीक है, इससे आगे हम लोग जा ही नहीं पाए। तो हम ये स्मार्ट फर्नीचर की तरफ क्यों नहीं जाते? जा सकते हैं, ये रीज़न नहीं है कि जाना नहीं ये एक अलग बात है कि जाना चाहते नहीं है। हम जा सकते हैं, क्योंकि देखें हर चीज़ पॉसिबल है। ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है ना करना, बट उसकी कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है, कुछ आप समझ लें कि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैं इनकी ही बात करूं तो इनका काफ़ी ज़्यादा जो सामान था ना, वो इम्पोर्ट
के ऊपर सही। था, ठीक है। इंपोर्ट होती हैं, आती हैं बाहर से, आपकी वुड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट होती हैं। कभी किचन जो है वो सारा, उसके अंदर जो एसेसरीज यूज़ होती हैं वो भी सारी इंपोर्ट होती हैं। फिर इनकी जो वॉक इन वार्डरोब्स हैं, सारी वॉक इन क्लॉजेट्स हैं, वो उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंपोर्ट होती हैं। हमारे यहाँ इंपोर्ट के बहुत इश्यूज़ हैं जी बिल्कुल। ठीक है। कुछ पहले भी चलते रहे हैं, फिर बीच में ठीक हो गए थे, अब अनफॉर्चुनेटली फिर लास्ट ईयर से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना रेजिस्टेंस आ जाती है चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि हाँ, अगर बीच में स्टार्ट कर दी, हो गई, आना शुरू हो गई, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक नई पॉलिसी आ जाएगी, चीज़ बंद हो जाएगी आनी, तो फिर आपकी क्या होती है कि क्लाइंटेज ख़राब होती है। ऐसे ही है, ठीक है। क्लाइंटेज ख़राब हो गया, आपका बिजनेस सारा ख़राब हो जाता है। जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो क्रिएट करता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट विद द इन द सोसाइटी, वो चीज़ आपकी ना बड़ी ज़्यादा फिर डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इन चीज़ों की तरफ शायद जा नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। इनके साथ भी थोड़ा सा इस तरीके से हुआ इशू कि इनकी भी इंपोर्ट से बंद हुई है लास्ट ईयर, तो इनको भी काफ़ी चीज़ों के, फिर इन्होंने जब वेंडर्स पाकिस्तान के अपने ही उठा के, तो वो क्वालिटी में फ़र्क आ गया कि जो चीज़ हम लोग इनकी पहले बाहर से ये लोग इंपोर्ट ले रहे थे, कर रहे थे, वो देखते हुए, और इनका जब इन्होंने इंपोर्ट बंद हुई हैं, इनको वो सामान नहीं मिला, इन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर से अपने लोकल वेंडर्स उठाते हैं, देखते हैं कि इस तरह की ही चीज़ हमें जो बना दे, कर दे। बट वो क्वालिटी में इतना फ़र्क आया कि जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने साफ कहना कि पहले तो चीज़ आपने हमें लगा के दी थी, उसकी तो क्वालिटी ये थी, अब जो आप दे रहे हैं वो ये चीज़ है। तो इस डिफरेंस की वजह से ना हम लोग इन चीज़ों की तरफ जा नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप ये समझती हैं कि ये जो स्मार्ट फर्नीचर है ये हम लोकली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसके लिए आपको अच्छी मशीनरी चाहिए, अच्छे टूल्स चाहिए, अच्छी मशीन्स चाहिए आपको, सही। वो आप ले लें। वो आप अगर ये ब्रांड्स जो हैं वो कर लेते हैं तो हम लोग बना सकते हैं। इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कर नहीं सकते। करने को हम क्या नहीं कर सकते, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, हाँ। लेकिन हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर यूज़ होने वाली है, एक अच्छी आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। मेरा ख्याल है IKEA भी शायद इसी वजह से नहीं आया, बिकॉज दे हैव बीन प्लानिंग टू कम टू पाकिस्तान। शायद कराची में उन्होंने कुछ इनडायरेक्टली खोला भी है अपना कुछ, बट वो पूरा उन्होंने सेकंड वेंडर के तौर पे ना किसी के साथ रख के तो अपनी ब्रांडिंग करवा के वहाँ पे किया था काम। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज मैं कहता हूँ वो जिंदगी आसान कर देता है। वहाँ पे भी ठीक है, बहुत बहुत अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो कि ये महंगा फर्नीचर बेचते हैं, बट IKEA के फर्नीचर के बारे में ये है कि ठीक है, इजी टू पॉकेट, इजी टू कैरी, ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं होता। 4-5 साल की उसकी लाइफ, बड़ी अच्छी शेल्फ लाइफ है। सही। अच्छा, अभी इसमें आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, इनका कितना इम्पैक्ट है? जो हमारी महंगाई हो रही है, देखिए आप क्योंकि रिटेल में है तो डायरेक्टली महंगाई के साथ आपका ताल्लुक है। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, एक रेडी वाले से लेके एक फैक्ट्री ओनर तक डॉलर की प्राइस बढ़ती है, लेट्स से 10 रुपये पर डॉलर, वो 10 रुपये पर यूनिट बढ़ा देता है। 10 भी नहीं बल्कि 100 रुपये पर यूनिट बढ़ा देता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करता है, और जब वो शायद वो 10 रुपये का जो इम्पैक्ट है वो शायद उसके कोई, मैं समझता हूँ 100 यूनिट्स पे पड़े, लेकिन वो पर यूनिट बढ़ा देता है। तो इसमें क्या समझ रही है कि कुछ ज्यादती हो रही है ये रिटेल सेक्टर में, या बस ऐसा ही है? देखें हो रही है, जो एक सही बात है, वो ज्यादती तो है। क्योंकि महंगाई, आप देखें, सुबह आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, उसकी प्राइस कुछ और होती है, आप वही चीज़ शाम को खरीदने जाते हैं ना, उसकी प्राइस कुछ और हो जाती है। तो महंगाई अब इस तरीके से आ रही है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों पे, रिटेल सेक्शन पे पड़ रहा है, बिजनेसेस पे पड़ रहा है, लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ये वो चीज़ है जिस पे वो बात आ जाएगी, थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी चीज़ों को, बात को। लेकिन ये है कि हाँ, हम लोगों को इस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। सही। ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि हम लोग कंट्रोल कर ना सकें, या हम करना चाहते नहीं है, ये एक अलग बात है। हम कर नहीं सकते, ये एक अलग बात है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए चीज़ों के अंदर, फिर हम लोग शायद एक अच्छी चीज़ कर लें। हाँ, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिज़नेस को लॉस हो रहा है, तो आप समझिए कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी एक स्ट्रगलिंग चीज़ आ जाती है कि उन कई जगहों पे मैंने देखा है अभी भी कि विदाउट एनी रीज़न लोगों को कह रहे हैं कि आप बस ख़त्म, आपके साथ हम मज़ीद काम नहीं कर सकते हैं। अब वो बच्चे देखें, एक बच्चा जब आ रहा है, चला रहा है, ऑफिस आ रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो शायद पूरी अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारी ये चीज़ें आगे नहीं चल रही। अब हम इसमें हम लोग ऑनर्स या जो बिजनेस पर्सनल्स हैं उनको भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। उनकी भी चीज़ें चलेंगी तो वो पीछे सैलरीज दे सकेंगे और सारे एक्सपेंसेस बियर कर सकेंगे। तो ये पूरी एक चेन है। अगर ये चेन का आप कोई भी एक पुर्जा, एक ज़रा एक ठीक कर लेंगे तो वो शायद सारी चेन ही ठीक हो जाए। अच्छा फातिमा, अभी आपकी लाइफ का तीसरा पार्ट, ठीक है, पहला बैंकिंग हो गया, दूसरा आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गया, रिटेल और मार्केटिंग के अंदर, तीसरा आप व्लॉगर भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप जो आपका पैशन
शुरू में आपने बताया जी कि पेरेंट्स ने नहीं करने दिया, हाँ। लेकिन इवेंचुअली आपने कर लिया। हाँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके, मैं प्रोफाइल पे देख रहा था हम्म, कि आप शूट वगैरह भी कर रही हैं जी कुछ ब्रांड्स के साथ, जी इंडोर्समेंट वगैरह भी करती हैं। तो जी ये वाला शौक क्या है जी? ये मुझे स्टार्ट मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे फ़ैशन और ये मीडिया साइड शुरू से ही अच्छी लगती थी और इंटरेस्ट भी था मेरा। तो ये जब अभी जैसे सोशल मीडिया का सारा टाइम आया और सब चीज़ें, मैंने देखा कि एवरीवन इज़ नाउ ऑन सोशल मीडिया साइड, इंस्टाग्राम, और बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है उस चीज़ को। तो मैंने ये स्टार्ट किया अपना सही। एज अ ब्लॉगर, एज अ डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के तौर पे, कि मैं भी इस चीज़ को ना अपना शौक पूरा करती हूँ। हाँ, कर मैं अपनी तरह से रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ अपना शौक पूरा। सही। तो उसमें ये होता है कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स के जो मुझे PR पैकेजेस आते हैं, या कोई जिनके साथ कोलैबोरेशन होती है, मेरी पेड कोलैबोरेशन होती है, वो मुझे कॉल करते हैं। फिर वो मैं उनके अगर आउटलेट है कोई, तो वहाँ जाके उनको एक वीडियो अच्छा सा बना के देना होता है। सही। और या अगर कोई PR पैकेज आया होता है मुझे, तो फिर उसको देखते हुए कॉन्सेप्चुअल जो है ना, वो मुझे एक अपनी एक वीडियो की ट्रांजिशन बनानी है। फिर उसको पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती हूँ और वो उनके लिए शाउट आउट्स कर देती हूँ, दे देती हूँ, और ये सब चीज़ें बस। अच्छा, अभी पिछले कोई 2-3 साल से जब से ये थोड़ा सा ई-कॉमर्स का बूम आया है ना, इवन पाकिस्तान में, ये वर्ल्ड वाइड भी, हाँ। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, हाँ जी। इनकी मांग बड़ी बढ़ गई है। बहुत। मैं आपको बताऊँ, ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स का कॉन्सेप्ट आया था 2019 में, मिड ऑफ 2019 में ना। बिल्कुल एग्रीड। तब ये बहुत स्टार्ट हुआ था बड़ा। इनिशियली लड़कियों की वीडियोस आना शुरू हुई, चेंजेस, ट्रांजिशन वीडियोस और सब चीज़ें। लोगों ने इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया, देखते थे बट इतना ज़्यादा यूज़ का समझ नहीं आ रहा था कि ये वाई दे आर डूइंग दिस। सही। ठीक है, इसका पॉजिटिव यूज़ क्या हो सकता है। 2020 में जब कोविड आया ना, तो उस टाइम पे आपको भी याद होगा टिकटॉक बड़ा बूम पे आया जी। क्योंकि लोगों के पास काम ही कोई नहीं था, घर बैठे हुए हैं, लेकिन करना क्या है, सिर्फ मोबाइल है पास, जो कर सकते हैं आप मोबाइल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हुआ। वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की और सब चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक को लोगों ने अटैच कर दिया इंस्टाग्राम के साथ। ट्रू। क्योंकि जो टिकटॉक से आपका ऑडियंस आता है ना, वो आपका जेन्युइन ऑडियंस आता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आपने ऑडियंस को लेकर आना है ना, तो या तो आपको पैसा लगाना है उस पर, बूस्टिंग पे आपने अपने पोस्टों को, या आप उसको फॉलोवर्स बाय करते हैं। सही। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व थी, टिकटॉक के ऊपर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं थी। लोगों ने टिकटॉक को प्लेटफॉर्म बनाया। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि जी ये बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट आज मैं देखती हूँ फेमस टिकटॉकर्स हैं और दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। ऐसे ही है। ठीक है, उनमें से 5-6 लोगों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ और वो बहुत अच्छा वो अर्न कर रहे हैं अब। ठीक है, उन्होंने ही इंस्टाग्राम को साथ अलाइन किया अपने, एंड नाउ दे आर ऑन यूट्यूब। सही, बिल्कुल। अब वो यूट्यूब पे उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं और कस्टमर आपका ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है फ्रॉम टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड नाउ ऑन यूट्यूब। बिल्कुल। तो इट्स अ साइकिल। तो मैं ये चीज़ को ना बड़ा पॉजिटिव इसको समझती हूँ। अक्सर मेरी घर में भी बहस हो जाती है, मैं इस चीज़ को अच्छा पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि हाँ देखो, वो काम कर रहे हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर क्रिटिसाइज़ करें। अच्छा, हम देख भी रहे हैं वीडियोस, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, फिर वो देखें ना, आप देख क्यों रहे हैं आप? अगर आपने क्रिटिसाइज ही करना है तो आप फिर उसको जज ना करें बैठ के, या आप देखें ना, वो काम ना करें। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना पॉजिटिव वे में मतलब बोलती भी हूँ। मैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि नहीं, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, कोई चीज़, कोई जगह, कोई काम बुरा या अच्छा नहीं होता, करने वाला अच्छा या बुरा होता है। तो हमेशा ये देखो कि जो चीज़ यूज़ हो रही है वो प्लेटफॉर्म पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या नेगेटिव के लिए हो रहा है। हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी है कि अच्छा ये गलत है, काम गलत है। काम गलत नहीं है, उसको अगर बनाया जा रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ों को हमें अगर लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी बच्चों को भी एजुकेट करें कि हाँ बताना चाहिए जी। हमारे यहाँ बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हाँ वो जरूर करना चाहेगा कि अब तो मैं करूँगा, देखूंगा तो ही मुझे पता चलेगा। तो वो क्यूरियोसिटी ना होने दें, बच्चों को खुद एजुकेट करें, बताएं उनको, अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं, ताकि वो काम करें जिनको आपने उनको गाइड किया हो और वो उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर वो फिर काम करें। है। अब देखिए यूएस में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जो ब्रांड्स को मिल रही है वो टिकटॉक से मिल रही है आपकी। आप देखिए सारे जो ब्रांड्स हैं ना, वो अब इनको हायर कर रहे हैं अपनी प्रमोशन के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जहाँ पे लोग मार्केटिंग का ना एक बजट होता है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का पूरे साल का। अब वहाँ पे अगर उनका लाखों में काम हो रहा है तो भाई उनकी तो कॉस्ट सेव हो रही है ना, और उनकी पब्लिसिटी अलग हो रही है, क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स हैं वो 21 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 15 मिलियन फॉलोवर्स एक
उस बंदे के हैं जिसको आप बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भाई आप ये देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, फिर आप हायर भी उसी को कर रहे ऐसे ही हैं है। अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए। आपके आने से पहले ना अभी मैं टीम के साथ नीचे मीटिंग कर रहा था, क्योंकि बीइंग अ डिजिटल एजेंसी तो ज़ाहिर है हमारा भी यही इसी चीज़ से वास्ता रहता है। तो अभी एक अकाउंट को लेके ना मैं उनसे रिपोर्ट ले रहा था। हमने गूगल पे ऐड चलाया, हमने फेसबुक पे चलाया, इंस्टा पे चलाया और टिकटॉक पे चलाया। कैन यू बिलीव सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंस्टा पे आई, और सॉरी इस पे टिकटॉक पे आई, और सबसे ज़्यादा कन्वर्जन भी हमारी टिकटॉक से हुई, और सबसे सस्ती कन्वर्जन भी टिकटॉक से हुई। और ये यूएसए के ब्रांड की बात हो रही है। तो बाकी जगहों से भी आया, लेकिन जो यहाँ से हमें रिजल्ट आए और जितने उसकी हमें कॉस्ट कम पड़ी है, बाकियों पे इतना नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनफैक्ट ये चीज़ अभी रियलाइज होना शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो है ना सारे टिकटॉकर्स हैं फेमस हैं, दो चार तो बड़े खैर फेमस हैं, जिनमें वो फिजा मुनीब है, उनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, वो मियाँ बीवी वाला एक कंटेंट होता है उनका। फिर अली है, अली भट्ट है, उमर भट्ट है, इनकी फैमिली भी बड़ी अच्छी है। तो ये अब लोग जो है ना वो बड़ा एक अच्छे वे में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। प्लस आप वल्गर कंटेंट नहीं है, वल्गर कंटेंट नहीं है, क्योंकि अच्छा family। मजे की बात है अब तो टिकटॉक की भी पॉलिसीज आ गई हैं कि आप उस पर कोई ऐसी चीज डाल ही नहीं सकते हैं, वो बैन कर देते हैं आपका अकाउंट। ठीक है, तो यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। देखिए एजुकेशन एक वाहिद कंटेंट है पाकिस्तान में जिसको सबसे कम देखा जाता है। कम तो मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं भी एजुकेशनल जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे जो सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है अभी तक वो टिकटॉक पे मिली है। मिलियंस में वीडियो है, हाँ बिल्कुल मिलियंस में वीडियो गई हैं, और उसकी वजह से बाकी जगहों पे भी ऑटोमेटिकली रीच बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसा उनका खुद का भी, इनफैक्ट अभी लाहौर में 2 इवेंट हुए, मैं पिछली पॉडकास्ट में भी बता रहा था, दोनों में आई हैव बीन ऑफिशियली इनवाइटेड बाय टिकटॉक। तो उसमें मैंने जितने देखे हैं, ये जितने नाच गाने वाले मुझे कोई नजर नहीं आया। कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं बेसिकली ना वहाँ पे, अब अच्छा कंटेंट आ रहा है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और टिकटॉक उनको यू नो गुड वे में लेके जा रहा है, बूस्ट भी करता है डेफिनेटली, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। वहाँ से उनकी यू नो पीआर बनना शुरू हो जाती है ना, फिर उनको वहाँ से लोग हायर करते हैं अपनी प्रमोशंस के लिए, फिर उनकी यू नो एक बिजनेस जनरेट कर रहे हैं वो लोगों के लिए। फेस है ना, फेस बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो बच्चे बच्चियाँ आपको सुन रहे हैं, अगर कोई इस डोमेन में आना चाहता है, तो क्या हमारे पास सिर्फ ये नाच गाना, ये वल्गर कंटेंट, दिस इज द ओनली ऑप्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको करने वाले आप खुद हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ बनाएं जो लोगों को पसंद आए। ठीक है, उससे आप सोसाइटी में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो हमेशा वो काम करें जो वैल्यू एडिशन हो इन द सोसाइटी, और आपकी अपनी फैमिली में भी। हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ, तो लोग आपको उस अच्छे नाम से यू नो, ये की पॉइंट है आपका। हाँ, अच्छे नाम से करें कि हाँ यार, ये इस बच्चे ने अगर इस चीज़ का स्टेप लिया था, तो नाउ ही और शी इज़ क्रिएटिंग अ वेरी गुड नेम इन दिस फील्ड। तो ये चीज़ को प्रमोट करें, इस चीज़ को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। नाच गाना ये तो एक दिन की बात है और ख़त्म हो जाती है, और ये कोई वो चीज़ नहीं है जो आपका लॉन्ग टर्म में चलेगा। ऑनेस्टली ये बड़ी प्यारी बात आपने की। देखिए आप उठा के देख लें, ऐसे ऐसे बड़े हिट मिले हैं इन लोगों को, लेकिन 6 महीने साल एक टेन्योर होता है ना, वो खत्म हो जाता है, अगला आ जाएगा ना, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो वो लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है देखने का, एक यू नो होता है कि अच्छा हाँ मैंने ये देखना है, वो फिर आप स्पेशली जाएंगे, देखेंगे हाँ लास्ट वीडियो में उसका ये था, या लास्ट उसकी ये कंटेंट था, तो अब आगे उसने क्या कंटेंट बनाया। तो पॉजिटिव चीज़ें बनाएं, अच्छी, जो आपकी सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें, आपकी फैमिली में वैल्यू एडिशन का बाइस हो, वो चीज़ करें। कल को एटलीस्ट 4 लोगों में जब आप खड़े हो ना, तो फखर से खड़े हो, कोई ये ना कि यार ये देखो ये वो शख्स है जिसने ये काम किया था, गलत काम किया था, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी एज तो बढ़नी है ना, एज भी बढ़नी है, और आपने रहना भी यही है, यहीं पे रहना है, यहीं पे रहना है, यहीं के लोगों से मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें आप क्या समझती हैं कि कोई अर्निंग की भी पोटेंशियल अच्छी है मौजूद? क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं, अब हम अक्सर स्क्रीनशॉट देखते हैं, मिलियंस के व्यूज, हाँ जी 200 रुपया बनाए, कोई कहता है 500 बनाए। ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं, कुछ हमें ऐसे भी नजर आते हैं, 1 मिलियन व्यू पहुंचा, $5,000 कमा लिया, $4,000 कमा लिया। फिर हम जब इनके लाइफस्टाइल देखते हैं, बिल्कुल बेसिक लाइफ से इन्होंने शुरू किया, 2 साल के अंदर कोई स्पॉटेज लेके घूम रहा है। हाँ, कोई सबका चेंज हो गया लाइफस्टाइल। स्टार्ट इन्होंने किया था मेरा हाल शायद कोई मेहरान या ऑल्टो से, और आज उनके पास V8 है, किसी के पास कुछ है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें हकीकत क्या है? जायज पैसों की बात कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पे तो खैर निकल जाएंगे तो बहुत कुछ है। जायज पैसा है इसमें, हाँ अर्निंग अच्छी है। वही बात है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपको व्यूज अच्छे आ रहे हैं, और आपकी लाइक्स अच्छी आ रही है, क्योंकि ना आपको व्यूज और लाइक्स में डिफरेंस ही पता चल जाता है। ठीक है, कि आपके व्यूज अगर मिलियंस में है और लाइक्स आपके थाउजेंड्स में है, तो आपको वही आइडिया हो जाएगा कि ये गेम डाली हुई है, फेक है, हाँ फेक है, आपको पता चल जाता है। तो वो चीज़ जो है ना, आपको
लाइक्स अच्छे हैं, आपके व्यूज़ अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, आपकी पिक्चर जो आप दिखा रहे हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, वो चीज़ अच्छी है, और एक ऐसी चीज़ है जो मे बी किसी ब्रांड को क्लिक कर जाए, ठीक है, तो वो ब्रांड जब आपको अपना मतलब दे देता है ना, पीआर हो जाती है आपकी, कोलैबोरेट हो जाती है, तो वहाँ से आपका अर्निंग जो है ना वो टर्न शुरू होता है बेसिकली, ठीक है। लेट्स से कि मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उसको अपलोड किया, और उसमें मैंने जो अपने ही ड्रेसेस थे जो मैंने खुद बाई किए हुए थे, तो मैंने वो पहन के तो उस ब्रांड को टैग कर दिया। अब उस ब्रांड ने मुझे देखा, उनको पता होगा कि हमने इसको पीआर तो नहीं भिजवाया, हाँ, लेकिन इसने खुद पहन के तो इसको एक अच्छे जो है ना तरीके से पोर्ट्रेट किया, बनाया, चाहे वो वीडियो है चाहे वो पिक्चर्स हैं, फिर वो ब्रांड आपको खुद जो है ना वो अप्रोच करता है। ओके, इट्स अ टू वे ट्रैफिक बेसिकली, सम टाइम ब्रांड विल कांटेक्ट यू एंड सम टाइम यू हैव टू अप्रोच देम। हाँ, तो ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है, अप्रोच करता है, वो कहता है अच्छा आप ये काम करते हैं, फिर वो आपका पेज जाके पूरा चेकआउट करते हैं कि इट्स जेन्युइन और फेक, क्योंकि ये भी बड़ा होता है कि जी जेन्युइन भी नहीं होते, फेक बने होते हैं। फिर वहाँ से वो आपके साथ बात होती है, आपको वो कोलैबोरेट करते हैं, कहते हैं जी हम आपको ये चीज़ भेजेंगे, आप इसको करें, इतना पे करें, वहाँ से आपकी वो सारी अर्निंग वाला जो बात है ना, वहाँ से वो शुरू होती है। आई बिलीव इसमें 2-3 तरह से अर्निंग हो सकती है। एक तो आपका ये है कि पीआर पैकेज अगर आपको मिल जाता है, ब्रांड हायर यू एज ए ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा ये है कि आपको जो व्यूज वगैरह आते हैं उनसे भी आपको व्यूज मिलता है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है ना कि वो तो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो व्यूज और लाइक्स है ना, वहाँ से तो आपको आपका एक यूट्यूब का जो चैनल है मोनेटाइजेशन पे चला गया है, उस पर आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। वो फिर कुछ लिमिट्स होती हैं कि हाँ इतने व्यूज पे इतना, आपने लाइक्स पे इतनी चीज़, तो वो तो एक अर्निंग का है। लेकिन मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, जो डिजिटल जो ये पीआर और पैकेजेस और ये जो ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं ना, उसमें आपका क्या होता है, वो आपको पर वीडियो भी पे करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, पर वीडियो पे करते हैं। फिर अगर आप उनको पोस्ट करते हैं, उसका होता है आपकी स्टोरी पे जाती है 24 आवर्स के लिए, वो उसका पे करते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म में चलता है। क्योंकि अगर उनकी वो उस वीडियो पे जो आप उनको बना के दे रहे हैं, उनको काम करके दे रहे हैं, अगर उस पर उनके लाइक्स और व्यूज अच्छे आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो वो फिर आपके साथ मजीद आगे भी कोलैबोरेट कर लेते हैं। इसमें इनफैक्ट एक और मॉडल चल रहा है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वो है आपके एफिलिएट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं ये मग बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि फातिमा आप मेरे इस मग को जो है ना अपने उसके ऊपर शाउट आउट कर दें। आप करते हैं जितनी, इसमें दो तरह से होता है, एक तो हम फिक्स कर लें, दूसरा ये हम कहते हैं जी इतनी हमारे पास जो भी सेल्स आएंगी उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो हम आपको दे देंगे। तो इसमें मल्टीपल डिफरेंट वो हैं, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, हर ब्रांड के पास अपनी होती है कि हाँ कई लोग उसको कमीशन पे चले जाते हैं, कई लोग उसको पे करके खत्म कर देते हैं कि जी वन टाइम था और खत्म हो गया, कई लॉन्ग टर्म में उसको चलाते रहते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट भी आएगा तो कोई एक आधा चंक, क्योंकि उनके ना फॉलोवर्स और फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आप ये सेलिब्रिटीज़ हैं, दे आर सेलिब्रिटीज़, ऐसे ही है। आप ये समझें कि ये भी अब हमारे जो मीडिया वाले हैं सेलिब्रिटीज़, उनकी तरह ही काम कर रहे हैं, वो एक एक शाउट आउट का इतना चार्ज कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जितने सोशल मीडिया सेलेब जो है ना, ये इनके ज़्यादा टेंट्रम है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, ठीक है, क्योंकि बात वही आ जाती है। अभी उस दिन मैं बैठा हुआ टिकटॉक के उसके ऊपर, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा। अब वो सवाल पूछ रहा था मोरू बैठा था, इरफान जुनेजो बैठा था, हमजा अली भट्टी और एक दो और फिजा बैठी थी। तो अब वो उनसे सवाल पूछ रहा है जी कि हमें टिकटॉक के ऊपर 10 मिलियन फॉलोअर है मेरे। उसने नहीं बताया, उसने कहा जब आपके पास टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर आते हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो फेम नहीं मिल रहा, उस तरह से क्या है। तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया, बीच में शायद जुनेजो ने पूछा कि आपके कितने टिकटॉक पे फॉलोअर। ही वाज अंडर द इंप्रेशन कि वो बच्चे ने स्टार्ट किया, कहते आई गॉट 10 मिलियन। वो यूं देखने लगे सारे, कहते भाई ये पूरी रो जो बैठी है 8 लोगों की, किसी के 10 मिलियन नहीं है, ठीक है। कहते इससे और आपको ज्यादा क्या चाहिए आपको, तो बल्कि हमसे हमारा सवाल आपसे बनता है कि 10 मिलियन तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो एक्चुअल में फेम मिलता है। फिर उन्होंने सारी उसकी स्टोरी बताई। इनफैक्ट जुनेजो ने इसको पूरा जो है ना एक्सप्लेन किया। उसने कहा देखो 10 मिलियन है ना, नाउ यू नीड टू वर्क स्मार्टली। अब इस 10 मिलियन को हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ मनी, क्योंकि वहां से वो आप वाली बात कि आप लिंक करोगे उसको, आप इंस्टा पे ले आओ, आप यूट्यूब पे ले आओ, आप फेसबुक पे ले जाओ। इनफैक्ट लोगों को पता नहीं इस वक्त फेसबुक का रेट इस वक्त सबसे हाई है पाकिस्तान में। आप वहाँ पे एक रील डालें ना, हाँ, तो आप अभी मजे लगने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन हुई नहीं है। मोनेटाइजेशन उसके लिए ये ना कि आपका बाहर का कोई अकाउंट होता है ना, दुबई का, अमेरिका का, तो वो आप उसको करें तो वो फिर आपका उसकी भी जरूरत अभी आने वाले कुछ दिनों में सुनने में यही आ रहा है कि अभी वो यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं अभी कुछ, क्योंकि हमारी हरकतें इस तरह की चल रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके कि दीज प्लेटफॉर्म्स आर सीरियसली कंसर्न्ड कि यार इनको लगाम डाली कैसे चाहिए। देखें बच्चे के पास क्या है,
5,000 4,000 उसके जो है फॉलोअर होंगे, 2-2 मिलियन पे वीडियो पहुंची हुई है, ठीक है, वो क्या है, सारा स्पैमिंग चल रही है। तो जब ये हमारा इशू थोड़ा सा अगर रिजॉल्व हो जाता है तो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर विल अर्न इन मिलियंस, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक स्कोप तो है इस चीज का। हमारे यहाँ ना चीज़ें आ जाती हैं बट उनका ना थोड़ा सा नेगेटिव यूज जब स्टार्ट हो जाता है ना, वो चीज़ें फिर बुरा समझा जाना उसको स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा ये नहीं करो, इसमें बुराई है, लेकिन ये नहीं देखते कि उस प्लेटफॉर्म से कई लोग उसको कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और एक अच्छा एक नाम भी बना हुआ लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप मेजर जो आपका फोकस है वो इंस्टा के ऊपर ही है? नहीं, इंस्टा मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है मेरा, तो वो शौकिया मैं करती रहती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है अपने काम से, जॉब से और डिफरेंट चीज़ों से, तो वो मैं कोई एक आधी उसमें जो है ना वो कर देती हूँ। तो आप अपने आप को एक्सपैंड कर रही है टू अदर प्लेटफॉर्म्स ऐसे? हाँ जी, इंशाल्लाह। सही हो गया, ठीक है। कोई ऐसा मशवरा देना चाहें बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो आपके रिटेल से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, कि देखें एक यहाँ पे एक मैसेज पास ऑन ये होना चाहिए कि एक बंदी जो अपना डिजिटल कंटेंट भी क्रिएट कर रही है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल रही है, अपने घर को भी लेके चल रही है, तो उस पे जरा थोड़ा सा जो हमारे आज के बच्चे हवा में हैं उनको जमीन पे लाने के लिए मोटिवेशन। अच्छा, हवा में तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि देखें हर बच्चा जो है ना वो सोचता है, और सोच किसी की भी जो है ना वो आप उसको लिमिटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा सोचे वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ना कि वो बुरा सोचे, बुरी चीज़ों में इंडल्ज ना हो। सही। इसमें सबसे पहले तो एक मैसेज है मुनीर, वो मैंने पर्सनली भी फील किया कि हमारे घरों में ना बच्चों को ना फोर्स किया जाता है कि यही काम करना है और कोई काम नहीं करना है, यही क्योंकि हमारी फैमिली में चल रहा है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, ये करना है, वो करना है। ये चीज़ों को थोड़ा हमें ना स्टॉप लगाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए। कई बच्चा होता है वो ड्राइंग्स में अच्छा होता है, ठीक है, बट आप उसको फोर्स करें कि वो ACCA ही करे, उसका ध्यान नहीं है ACCA की तरफ। अगर वो ड्राइंग में अच्छा, तो आपको नहीं पता वो आगे फ्यूचर में जाके वो अच्छा पेंटर बन सकता है, और पेंटर इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमारे समझे तो क्या वो तस्वीरें बनाएगा, क्या कमाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को बच्चों को बताने चाहिए, एजुकेट करने चाहिए, उनको एक पूरा रोड मैप देना चाहिए, ठीक है, उनसे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों से बात नहीं की जाती, एक बैरियर क्रिएट किया होता है पेरेंट्स ने कि बच्चों से बात इतनी ज़्यादा नहीं करनी, बस इतनी बात है, इतनी करो, एक डर है, खौफ है। एक तो उस चीज़ को हमें ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं जिसकी फिर वो बच्चे जो होते हैं जब अपने घरों में चीज़ें नहीं देखते ना, वो फिर बाहर जाके बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं। फ्रेंड्स में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। बिल्कुल। कोई अच्छे जो बहुत ही, अब तो मैं कहूँगी शाज़ो नादिर ही है, कम ही है, जो उस चीज़ को लेके तो आपको समझाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। बुराई ज़्यादा है, लोग उसको लेके तो आपका एक बुरी चीज़ को ज़्यादा करना शुरू कर देगा, उसके लिए आपकी बैक बाइटिंग शुरू कर देगा, कहीं और बैठेगा 10 बंदों में आपके बारे में बात करेगा। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब बच्चों को अपने घर से ही पेरेंट्स की तवज्जो और बातचीत का एक तरीका मिलेगा। काउंसलिंग बेसिकली बच्चों की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है जी। फादर ने कहीं जाना है, उसकी कहीं पे हैं जी मीटिंग्स हैं, या कहीं पे और उसकी हैं चीज़ें, माँ की कहीं और हैं, बच्चा उस चीज़ में ना रह जाता है कि मैंने ये बात करनी थी, मैं किससे करूँ, मेरे बाप के पास भी टाइम नहीं है, मेरी माँ के पास भी टाइम नहीं है, तो वो बाहर जाता है। फिर हम जब बच्चा बहुत हाथों से निकल जाता है, फिर हम कहते हैं बच्चा ख़राब हो गया। बच्चा ख़राब हुआ नहीं, बच्चे को ख़राब किया गया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस चीज़ को कल व्लॉग में मैं बल्कि इस टॉपिक को कवर किया है कि इस वक्त ऑन एन एवरेज जो आपकी O लेवल की 3 साल की जो स्टडीज़ हैं उसके अगर ऑन एन एवरेज, मैं को बहुत हाई फाई स्कूल की बात नहीं कर रहा है, एक एवरेज बेसिक के साथ अगर देखा जाए ना, 8 से 10 लाख रुपया कॉस्ट करता है आपको 3 साल में। ठीक है, ये वो हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट भी डेफिनेटली O लेवल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जब अपने बच्चे पे 10 लाख रुपया लगाने जा रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के 10 मिनट 15 मिनट वीक में एक दफ़ा ही कर लें, चले उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्कूल उसको ट्रेंड करे जहाँ पे वो 25 बच्चों में या 20 बच्चों में बैठा है। एक टीचर है ना, बिल्कुल ठीक है, और माजरत के साथ टीचर भी जाहिर है एक उसके अपने भी सारे मामलात हैं, घर के भी हैं, सबका। बच्चों का माइंड भी डिफरेंट है। कोई बच्चा उसकी बात को अडॉप्ट कर लेगा, समझ लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, कई बच्चे नहीं करेंगे। ऐसा ही है। तो ये पर्सनली बिल्कुल मैं समझता हूँ, इनफैक्ट मैं काफ़ी दफ़ा इस पे पॉडकास्ट में बात हो चुकी है कि काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, और फ्रॉम द पेरेंट पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए आपकी, मैं तो समझता हूँ स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, जिस तरह हमारे पूरे वेस्ट में हो रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे स्टेट ऑन करती है इस चीज़ को, वो प्रॉपरली आपके साथ सेशन कंडक्ट होते हैं, इवन पेरेंट्स के सेशन होते हैं। लाजमी नहीं, देखें जिस
जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है ना, मैं समझता हूँ हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लाजमी नहीं कि हमें हर चीज़ की डायरेक्शन हो। तो स्टेट लेवल पे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना ज़रूरी है, फिर बच्चों की भी काउंसलिंग ज़रूरी है। इसी तरह फिर ये इन इंस्टीट्यूशंस की जो बच्चों को, चाहे वो आपका मदरसा है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनकी भी प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि एक रोड मैप सबके लिए सारे स्टेक होल्डर जो है ना उस बच्चे के, वो ऑन वन पेज हो। हाँ बिल्कुल। हमारे काउंसलिंग को ना समझा जाता है कि शायद इसको कोई बीमारी है। मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी काउंसलिंग हो रही है, इसको कोई बीमारी है तो हम इसको काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही बाहर आप देखें कि क्या चीज़ है, जो वही वाली बात है कि वहाँ पे स्टेट इस चीज़ को ओन बेटरमेंट के लिए, ठीक है, वो बेटरमेंट के लिए होती है, आपके फ्यूचर के बच्चों के आने वाले टाइम के लिए होती है। कई जगहों पर पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो उस चीज़ को भी ओन करते हैं, देते हैं। हमारे यहाँ ना ऑनरशिप नहीं है, चीज़ों को ओन नहीं करना, चीज़ों को ना एक दूसरे पर डालना है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। भाई ये जिम्मेदारी सबकी है, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें सारे। जैसे हम अब एक मुल्क की भी बात करें कि जी उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी थी। अपना मुल्क बचाना, अपना घर बचाना, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। किसी कोई एक बंदा कौन है जो आप मुझे बता दें जो ज़िंदगी में कोई काम अकेला कर रहा है? अकेला तो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का एक तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ। दूसरा ये कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। हमारे लड़कियों को पढ़ाया नहीं इतना जाता, बुरा समझा जाता है कि अगर ये लड़की ने पढ़ लिया तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, ये कहीं हाथों से ना निकल जाए। इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप दीनी तालीम के साथ साथ, मैं बहुत ज़्यादा दीनी उसके ऊपर नहीं बात करती कि जी ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। दीन ज़रूरी है, इस्लाम ज़रूरी है, आप उसको बेसिक चीज़ें बताएं, लेकिन आप उसको तालीम भी दें जी। क्योंकि जो चीज़ जो उसको एक्सपोजर एक तालीम देगी ना, वो उसको शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती। लड़कियों को पढ़ाएं, उनको ग्रूम करें, उनको उनके पाँव पे खड़ा करें। जी बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ताकि कल को अगर ज़िंदगी में उनके साथ कोई भी अप एंड डाउन चीज़ होती है तो वो उस चीज़ को अपनी बेस पे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर सकें, लड़ सकें, कुछ कर सकें अपने लिए। वो उस टाइम पे ये ना कहें कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता तो आज मैं जॉब करके अपना घर चला लेती। और बड़ी माजरत के साथ एक और ज़्यादती जो हमारे माशरे में है, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, ये है कि जो बच्चे हैं आपके, लड़के हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तालीम दिलवाने की कोशिश की जाती है, और जो बच्चियां हैं उनको बस ठीक है जी डिग्री करा दो, खत्म। अच्छा, वो डिग्री क्यों कराई जा रही है? ताकि अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छा रिश्ता आ जाए। ये क्यों नहीं पेरेंट्स सोचते, या हम लोग सब ये क्यों नहीं सोचते कि भाई सबसे पहले उस लड़की ने बेटी बनना है, फिर बहन बनना है, फिर उसके बाद उसने माँ बनना है, बहू भी बनना है, मतलब सारे जो रिश्ते हैं हमारे, वो रिश्ते बनने हैं। एक अच्छी पढ़ी लिखी अगर बच्ची होगी तो वो कल को जाके इन सारे रिश्तों को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेगी। मैं पता क्या ज़रूरी समझता हूँ, देखें आप तो चले वर्किंग उसमें है ना, एक जो हाउस वाइफ है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी जिम्मेदारी या उससे बड़ी जो नौकरी पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत भाई उसने अच्छा अपने बच्चे तो पालने ही पालने हैं, और हस्बैंड सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, अलग टेंट्रम्स है ना। मैं कह रहा हूँ वो सबसे अच्छे छोटे बच्चों को फिर भी वो डांट डपट भी लेगी, कुछ भी कर लेगी। जो बड़ा बच्चा है ना, ये जो बड़ा बच्चा मर्द है, जो हस्बैंड जिसको कहा जाता है, यही नहीं संभल रहा। इसने आपको जी ताज़ा रोटी भी चाहिए, इसको 100% एक सलवट निकला हुआ इस्त्री हुआ कपड़ा भी चाहिए, सब चीजें अपनी, इसको अपनी मर्जी के रात को 12 बजे भूख लग रही है तो तब भी इसने तंग कर, मतलब इस बड़े बेबी के टेंट्रम इतने ज्यादा है कि जो छोटे बेबी के नहीं है। तो वो प्रिसाइजली, अच्छा इन सब चीजों से निकलती है, फिर उसको बाकी भी घर के चीज़ों को देखना है, बहुत रिश्ते हैं उसके साथ एसोसिएट हैं, तो कभी कभी सास को भी देखना है, अपनी नंद को भी देखना है, अपने इन-लॉज को देखना है, अपनी बैक ऑफ फैमिली देखनी है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं। कभी कभी ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीरियसली कभी कभी मैं ये सोचता हूँ ना, अभी मेरे बच्चे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता, इवन जो कुरान पाक है वो भी मेरी वाइफ ने प्रॉपरली सीखा हुआ है, क्योंकि वो अरब में रही है ज़्यादा, तो उनके सारा वो लहजा वगैरह उस तरह से, वो कुरान भी खुद पढ़ा रही बच्चों को। जितनी जो ट्यूशन है, ट्यूशन के बजाय वो खुद घर पे पढ़ा रही है, क्योंकि हमने 1-2 दफ़ा ट्राई किया तो हमें लगा कि भाई ये मेरा ख्याल है फार बेटर देन दो टीचर्स जो बाहर से आके पढ़ा रहे हैं, वो भी कर रही है। सही। घर के सारा जो मामलात हैं उनको भी देख रही हैं। मैं सुबह से देखता हूँ, सुबह 7 बजे उठती है वो बंदी, रात को 11 बजे तक फुर्सत ही नहीं है उसको, ठीक है। अब इस सारे मामलात को अगर देखा जाए,
आप जॉब करती हैं हम्म। कितनी 6 7 8 घंटे, हम्म। 8 घंटे में से भी मैक्सिमम आप प्रोडक्टिव रहती हैं 6 घंटे, बिल्कुल, हाँ। 2 घंटे तो खाने वाने में निकल गए, ब्रेक्स में बिल्कुल, निकल गए। हाँ। तो जो हाउस वाइफ है तो उसके तो, या माँ जिसको कहेंगे, हाँ। माँ के तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 14 से 15 घंटे हम्म। प्रोडक्टिव चाहिए। प्रोडक्टिव चाहिए। जहाँ पे वो नॉन प्रोडक्टिव होगी, बच्चे वहीं का पे बाजा उसकी, बजना शुरू हो जाएगा, हाँ, टी उसकी टी टी हाँ टी। एफिशिएंसी बिल्कुल बेचारी की जीरो पे हाँ, आ जाती है, खत्म हो तो जाती मेरा है। ख्याल है अगर ये हम अपनी बच्चियों को हम्म। अच्छी एजुकेशन देंगे बिल्कुल। तो कल को शी विल बी एबल टू मैनेज द होल होल साइकिल इन अ साइकिल। वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर्स। एग्जैक्टली, नहीं होगी एग्जैक्टली। तो वो कोलैप्स कर वो जाएगी। कोलैप्स कर जाएगी, बिल्कुल। इसी आज चीज़ को वही बात है कि करना चाहिए। दूसरा ये कि जो एक औरत है ना, वो मुझे अब याद नहीं है, नेल्सन मंडेला का था कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम देता हूँ। तो बिल्कुल एक औरत बिल्कुल। ने बहुत चीज़ों को बनाना होता है, हम्म, उसकी आप किसी भी चीज़ के, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ट्रू। ठीक है। उसके साथ कॉपरेट करें आप, हम्म, उसको प्यार के 2 बोल ही बोल दें ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बेचारी है। की एनर्जी दोबारा 0 पे आई होती है ना, वो एनर्जी 100 पे चली 100 जाती पे है। चली जाती है, ऐसे ही उसको है। उसको इस तरीके से करें कि उसने अगर कोई काम किया है तो वो उसका अच्छा काम था। उसको हम लोग कह देते हैं ना कि उसने आज, अच्छा तुमने घर में रह के किया क्या? हाँ, ये बड़ा ये जो लाइन होती है ना, वो औरत को मार देती है कि यार ऐसे ही इसको है। तो पता ही नहीं है मैं घर में रह के करती क्या क्या हूँ। वो एक दिन बंदा जब संडे वाले दिन घर होता है ना, तो लग पता जाता है वो 2 घंटे से ज़्यादा जो है ना कोई बच्चा संभाल सकता है, ना नहीं कोई हो काम पाता। कर सकता है, ना कोई आया गया देख सकता है, खाना चाय तक नहीं ऐसे हो ही रही है, होती बिल्कुल मैनेज, ऐसे ही ठीक है। वो है। बंदा कहता है ये मेरा काम नहीं है। तो हाँ। आप ये देखिए कि एक वर्किंग वूमन है, मैंने कई सिंगल पेरेंट्स को भी देखा है, जो मदर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं काफ़ी, वो बच्चों को भी संभालती हैं, अपना जी। घर भी संभाल रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, घर भी उनके मैनेज हैं प्रॉपर तरीके से, सारे रिलेटिव्स को भी वो मिलती हैं प्रॉपर, मतलब वो एक पूरे तरीके से चीज़ों को कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं। बिल्कुल। इसमें ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं ना, तो देखिए मैनेज तो करना ही करना है, एज लॉन्ग हाँ। एज आपकी ज़िंदगी है, हाँ। मैनेज तो करना ही पड़ना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो पढ़ी लिखी खातून है वो ज़्यादा वो बेहतर बहुत अच्छे तरीके से तरीके से मैनेज कर करती है, पाती हैं क्योंकि कंपेयर एजुकेशन है टू, ना उसके ज़ाहिर है। पास। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो क्योंकि चीज़ों को एजुकेशन बहुत सिचुएशन से ज़रूरत, निकलना आता हाँ है उसको। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं। उनको अच्छा पढ़ाएं, उनको ये ना समझें कि लड़का नहीं है तो हम इसको पढ़ाएंगे नहीं। जिस तरह आप अपने बेटों के लिए सोचते हैं उस तरीके से बेटियों के लिए भी सोचें। और एट टाइम्स मैंने अब देखा है कि अब तो बहुत ज़्यादा घरों में बेटियां जो है ना, वही पेरेंट्स के एंड पे भी जी साथ जी दे जी, रही बिल्कुल होती हैं। ऐसे ही है। बेटों की शादी होती है, वो अपनी बीवियों के साथ अलग चले जाते हैं, हो जाते हैं, मतलब कुछ साथ भी रहते हैं लेकिन जी, साथ ऐसे रह ही के है। भी नहीं। लेकिन जो बेटी है ना, वो बिल्कुल एंड टाइम तक अपने पेरेंट्स को लेके चलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल इस ऐसे चीज़ ही। को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक अच्छा हेल्दी मुआशरा बनेगा, अच्छा क्योंकि हेल्दी एक माशरा पढ़ी बनेगा। लिखी माँ के ट्रेंड किया हुआ जो आगे बच्चा होगा ना, बच्चा कल होगा, को वो भी मुआशरे में जाके माशरा कुछ ना कुछ ज़रूर बिल्कुल ऐसा करेगा। ही है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है, ट्रू। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, काफ़ी टाइम दिया आपने और बड़ी मज़ेदार हेल्दी हाँ। सॉफ्ट से डिस्कशन हुई हमारी जी। सारी चीज़ों को लेके। अब दुआ अल्लाह से यही है कि हमारे मुल्क की हालात कुछ बेहतर हों। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। और लोग हम जो सबको सोचना चाहिए इस सबको बारे में, सोचना चाहिए, और बिल्कुल। लोग इस वक्त जो एक परेशानी के आलम में हैं, हाँ जो कुछ लोग इस परेशानी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं हाँ, फाइनेंशियली, ठीक है, और फाइनेंशियली। कुछ को जेन्युइनली इस वक्त मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा बिल्कुल, करे। आगे आपका बहुत रमज़ान शुक्रिया आने जी। वाला है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे, आमीन हमारे जी, मुल्क के लिए आमीन, बेहतरी करे, ताकि आमीन, हमारी बिल्कुल। पूरी कौम है उसमें जितने लोग हैं सर्वाइव कर रहे हैं, उन सब के लिए बेहतरी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे ही, ताकि हम पूरी दुनिया में एक सर उठा के जी हाँ, सर सकें, उठा के, जैसे कि सर झुका के ना झुका के ना जिए। जिए। बहुत शुक्रिया फातिमा ऐसे ही है। आपका। थैंक यू सो मच मुझे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा, बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन हुई, काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स को हमने टच करने की कोशिश की, और फातिमा से मैंने वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जो कि रियलिटी बेस्ड है, कोई फैब्रिकेशन नहीं हुई इसमें। काफ़ी कड़वी हकीकतें हैं हमारे माशरे में इस वक्त, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे, करम करे, और इस मुल्क के ऊपर अपनी रहमत बरसाए, ताकि हम लोग जो हैं दुनिया के अंदर सर उठा के जी सकें। दुनिया के चंद बड़ी कंट्रीज़ में से पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज भी हम लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इन हुक्मरानों को भी थोड़ा सा अपनी इस कुर्सी की हीट से बाहर निकल के सोचना होगा कि भाई 25 करोड़ आवाम है, कुछ सोच लें इसके बारे में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।